CBSE 2025 सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऑफिशियल। हम केमिस्ट्री 12 का सैम्पल पेपर कर रहे थे ऑफिशियल CBSE। ये हमारी क्लास नंबर 3 है। क्लास नंबर 1 में हमने फिजिकल केमिस्ट्री देखा था। फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे पास 3 चैप्टर्स हैं। पहला है हमारा सॉल्यूशंस, दूसरा हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और तीसरा है हमारा केमिकल काइनेटिक्स। उसके बाद सेकंड क्लास में हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखा था और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने देखा था 2 चैप्टर्स, डी एंड एफ ब्लॉक और उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये हमारी क्लास नंबर 3 है और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने क्लास 12 में 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं। हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एमीन्स और बायोमोलिक्यूल्स। तो इसी क्लास में हम लोग 5 चैप्टर्स करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं अपने चैप्टर नंबर 6 से। चैप्टर नंबर 6 है हमारा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आए, उसको ब्रीफ में समझ लेते हैं। उसके बाद पीडीएफ में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। इसका वेटेज देख लेते हैं। तो वेटेज हमारे पास 7 मार्क्स है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मतलब 2 क्वेश्चन है 1 मार्क के, तो 2 × 1 = 2। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो 3 + 2 5 और एक क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स का है ना। 3 + 2 5 और 2 मार्क्स, तो 5 + 2 7। ठीक है, तो यहाँ पर 2 फिर 2 फिर 3, तो 2 + 2 4 4 + 3 7 मार्क्स। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो डायपोल मोमेंट से रिलेटेड है। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डायपोल मोमेंट। ठीक है, और यहाँ पर हमें अल्काइल और यहाँ पर X मतलब हैलाइड दिया हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डायपोल मोमेंट, CH3F, CH3Cl, CH3Br या फिर CH3I। ऐसे करके 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो डायपोल मोमेंट एक्चुअली होता क्या है? जनरली जब हम लोग पहले इंस्टेंट में सोचते हैं तो हमारा डायपोल मोमेंट होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है। तो F होना चाहिए, F इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। लेकिन यहाँ पर आंसर हमारा CH3Cl है। ऐसा क्यों? क्योंकि डायपोल मोमेंट सिर्फ हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, जितना डेल्टा चार्ज उस पर बनेगा तो जो डेल बनेगा, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है, तो ये जो बीच का बॉन्ड होता है हमारा CH3 और X, वो जो हमारा बॉन्ड होता है वो बॉन्ड पर भी वो डिपेंड करता है अपार्ट फ्रॉम पार्शियल चार्जेस। ठीक है, तो पार्शियल चार्ज टाइम्स द बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होता है? CH3F का स्मॉल होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू CH3Cl। तो CH3Cl के बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है, तो जो हमारा प्रोडक्ट आता है, फाइनल रिजल्ट आता है, उसमें CH3Cl का डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है। ठीक है, तो हमारा मेन फोकस क्या रहेगा? तो हमारा मेन फोकस रहेगा कि हम क्या करें, सबसे पहले मार्क्स पे फोकस करें इस समय। ठीक है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो हमें पता है, मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के लिए। इसके लिए अगर हम लोग साइंस पे अपना कैरियर आगे बनाते हैं, ठीक है, अगर आप केमिस्ट्री में बनाइए, मैथ्स में, फिजिक्स में, तो अगर हम लोग परस्यू करते हैं आगे, ठीक है, तो ये हमें बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि जो CBSE 12 है, सबसे पहले उसमें बहुत ही बेसिक बातें बताई गई। ये सब रिसर्च के टॉपिक्स है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप आगे जाएगा तो और डिटेल में आप पढ़िएगा। फिर प्रैक्टिकल, जब हम लोग अभी थ्योरेटिकल करते हैं मेनली, तो उसको हम लोग कुछ कुछ प्रैक्टिकल करते हैं स्कूल्स में और सीखते हैं। लेकिन फिर भी जो इसका एक्चुअल प्रैक्टिकल है, कैसे हम लोग बना सकते हैं, वो सब आपको आगे पढ़ना है। ठीक है, तो जो क्लास 12 है वो आपका एक स्टेज है आगे आपके करियर को परस्यू करने के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर इसमें आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, और कंपटीशन में भी बिल्कुल आप अच्छे मार्क्स लाइएगा, लेकिन इसमें भी अगर आप आते हैं तो अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुल जाती हैं। ठीक है, तो आपकी जो जर्नी होगी वो और आसान हो जाती है। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि 12th है तो इसमें हमें मार्क्स पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि हमारे पास बोर्ड है। और लिखने का तरीका, ठीक है, लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अभी हम लोग अपनी प्रायोरिटी क्या ले रहे हैं? हम लोग प्रायोरिटी ले रहे हैं हम लोग लिखेंगे कैसे। तो जैसे मार्किंग स्कीम, लगभग या तो डायरेक्ट मार्किंग स्कीम का मैंने लिख दिया है पीडीएफ में, या फिर मैंने थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके लिख दिया। आप लैंग्वेज मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग कैसे लिखेंगे उस पर फोकस करेंगे, ताकि हमें हमारा अच्छे मार्क्स आ सके, चाहे मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो और बाकी जो आपके सब्जेक्ट्स है वो हो। ठीक है, ताकि आगे हमें अपने कैरियर में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिले और आसान हो सके एज कम्पेयर। ठीक है, तो इसलिए पीडीएफ पे आप बहुत जोर दीजिएगा। ठीक है, कैसे मैंने लिखा है, और साथ में आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं और अलग अलग रिसोर्सेज से आप पढ़िए, समझिए और अपने नोट्स को मॉडिफाई करिए कि आपको कैसे लिखना है। और जो मैंने आपको बताया था बीच बीच में सबकॉन्शियसली, अगर हमारा जो कंसंट्रेशन है वो लूज हुआ,
तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से हम लोग अपने आप कुछ ना कुछ लिख देते हैं, फिर बाद में ध्यान आता है अचानक तो हमें कट करना पड़ता है या ओवर राइटिंग करनी पड़ती है। तो ये हम लोग कोशिश करेंगे बोर्ड में जितना कम हो उतना अच्छा हो, ठीक है। तो इन सब बातों के साथ आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो इसका जो हमारा आंसर होगा उसको हम लोग एक बार पीडीएफ में देख लेंगे। अगला हमारा स्टडी द ग्राफ शोइंग द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ब्रोमो अल्केन्स एंड आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है, तो इस बार क्या है ग्राफ भी है, तो आपको ध्यान रखना है, पहले भी ग्राफ आए हुए हैं, इस बार भी दिया हुआ है। तो आपके पास 4 कंपाउंड्स है, ब्रोमोमीथेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन और 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। तो आपको ग्राफ को एनालाइज करना है, ठीक है, वैल्यूज दी गई है उनकी। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट पहले भी आ चुका है और बेसिक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करता है वैसे वैसे हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज करता है। लेकिन अगर हमारे पास आइसोमर्स हैं, मतलब जो हैलाइड हमारे पास एक्स है वो सेम है, तो आइसोमर्स में जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा होती है उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होती है। तो ब्रांचिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, या हम लोग ऐसे कहें बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। तो ब्रांचिंग अगर बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बस लैंग्वेज क्वेश्चन है, बाकी आप देखिएगा सारे कॉन्सेप्ट पहले भी पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो ये दो जो क्वेश्चन थे ये क्वेश्चन नंबर मतलब 1 मार्क्स के थे। अब हम लोग 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस बाय राइटिंग द मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट इन ईच केस, ठीक है। 3 आपके पास रिएक्शंस है, आपको उसमें से 2 ही करना है। पहला क्वेश्चन है CH3CH2Br प्लस KCN, ओके। तो यहाँ पर लेकिन क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए, पहले जनरली हमें सिर्फ मेजर प्रोडक्ट पूछा जाता था, इस बार मेजर माइनर दोनों आपको लिखना है। तो यहाँ पर जो मेजर हो जाएगा वो आपका क्या साइनाइड हो जाएगा, और माइनर एन अगर एन से अटैक होगा तो आइसोसाइनाइड हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन 2024 में भी पूछा गया था कि आइसोसाइनाइड भी बन सकता है KCN के साथ, ऐसा क्यों? तो वहां पर एन भी तो फ्री है, ठीक है, CC बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होगा और कुछ रीजंस अगर आप NCERT में देखिएगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन है इंटेक्स जो सॉल्व है, लेकिन इसमें पूछा गया था माइनर भी बनता है NC, ऐसा क्यों? तो वहां पर N फ्री तो है ना, ठीक है, वो भी अटैक कर सकता है, चाहे उसका स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू CC बॉन्ड थोड़ा कम हो, लेकिन फिर भी वो अटैक कर सकता है। तो आपको कुछ प्रपोर्शन में चाहे माइनर ही हो आपको NC का भी फॉर्मेशन हो जाए। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा HBr का एडिशन है। अब जो HBr का एडिशन है वो एडिशन हमारा एक होता है मार्कोवनिकॉफ, एक होता है एंटी मार्कोवनिकॉफ। एंटी मार्कोवनिकॉफ में हमारे पास परऑक्साइड होता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे यहाँ हमारे पास परऑक्साइड नहीं है, तो हम लोग HBr को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऐड होगा वो होगा स्टेबल कार्बोकैटायन पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, तो Br यहाँ पर ऐड हो जाएगा और यहाँ पर H ऐड हो जाएगा, लेकिन ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कार्बोकैटायन यहाँ भी बने, कम स्टेबल है पर कुछ प्रपोर्शन में शायद बन जाए, ठीक है। और यहाँ पर पूछा गया है माइनर, तो एक और ऑप्शन क्या हो सकता है, ऑप्शन हो सकता है यहाँ बना होगा कार्बोकैटायन, तो Br यहाँ जुड़ा होगा और H यहाँ जुड़ा होगा, तो दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन मेजर क्या है, मेजर हमारे पास है ये मार्कोवनिकॉफ एडिशन, और एंटी मार्कोवनिकॉफ अगर इसमें आप लगाइएगा तो वो माइनर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास परऑक्साइड नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये कंपाउंड है एल्कोहलिक KOH। देखिए जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब भी लिखते हैं तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, जैसे ब्रांचिंग दिखाते हैं, ठीक है। पर जब हम लोग इसको स्ट्रेट लाइन में लिखते हैं तो ये जो C है वो C आपका यहाँ आ जाता है ऐसे करके। तो आपको ध्यान देना है कि वो जो C लिखा है वो कहाँ जुड़ेगा, तो वो यहाँ जुड़ता है। कोई दिक्कत? तो इसको एक बार आप जरूर देखिएगा, क्योंकि जब लाइन में लिखा रहता है तो हल्का कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर आप वैलेंसी चेक करिएगा तो उससे आपको हिंट मिल सकता है कि कहाँ होगा, ठीक है। पर फिर भी देखिए ऐसे जनरली ऐसे लिखा जाता है, डायरेक्ट बीच में ब्रैकेट लिखा जाता है, तो वो ब्रांचिंग है एक तरह से, तो उसको आप ध्यान दीजिएगा। ये लास्ट में तो ये इसी पे है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं एल्कोहलिक KOH, तो मैं इसको बनाता हूँ पहले। तो यहाँ देखिए C, ये C है और इस पे 2 C है, मतलब एक यहाँ स्ट्रेट चेन और एक नीचे, ठीक है। तो इस C के साथ ये दोनों ब्रैकेट में आ गए। उसके बाद C, उसके बाद ये Cl है, तो Cl कहाँ जाएगा, तो इधर आप देख सकते हैं लेफ्ट में इसके पास जाएगा, ठीक है, Cl और CH3। अब देखिए Cl या तो इसके पास जाएगा या इसके पास जाएगा। अगर ये इसके पास जाता तो फिर इसको इससे भी जुड़ना होता तो 5 हो जाते, तो इसका मतलब ये इसके संग जाएगा, तो 1 2 H तीसरा और Cl चौथा, ऐसे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH क्या हो जाएगा, माइनस HCl, ठीक है, एलिमिनेशन हो जाएगा, एल्कोहलिक है। तो कैसे कैसे मतलब कैसे कैसे एलिमिनेशन हो सकता है, तो देखिए एक तो आपका बीटा, ये अल्फा हो गया, इससे जुड़ा है तो अल्फा बीटा, तो ये एक बीटा ये है, एक बीटा ये है।
तो यहाँ पर भी एक एच है आपके पास, कोई दिक्कत, और यहाँ भी आपके पास एक एच है। तो आप समझ गए होंगे कि एक बार यहाँ से करिएगा तो ऐसे बन जाएगा, ये मेजर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टेबल अल्कीन। तो इसमें से कोई दो हमें सॉल्व करना था, आप कोई भी दो इसमें से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन करते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 3 मार्क्स का। ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वेरियस आइसोमेरिक हेलोअल्केन्स विद द जनरल फॉर्मूला C4H9Cl। तो यहाँ देखिए C4H9Cl, ये आपको क्या दिया, डायरेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, जनरल फॉर्मूला। ओके, वेरियस आइसोमेरिक हेलोअल्केन्स विद द जनरल फॉर्मूला C4H9Cl अंडरगो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। तो इनका हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। अमंग देम, इनमें से कंपाउंड ए इज द मोस्ट रिएक्टिव थ्रू SN1 मैकेनिज्म। तो इसमें से कोई कंपाउंड ए होगा, मान लीजिए इसके 2 3 4 जितने आइसोमर्स होंगे उन सब में से एक कंपाउंड का नाम है ए, और वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, और किसमें वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, SN1 मैकेनिज्म। मतलब जब उसका रिएक्शन होता है, SN1 मैकेनिज्म फॉलो होता है, तो जो ए होगा वो मोस्ट रिएक्टिव है। आइडेंटिफाई ए को आपको आइडेंटिफाई करना है। साइटिंग द रीजन फॉर योर चॉइस, आपने ऐसा क्यों चुना आपको वो भी बताना है। राइट द मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन, तो आपको मैकेनिज्म लिखिए 3 मार्क्स का है। तो यहाँ देखिए ये जो 3 मार्क्स का है, इसमें एक पैराग्राफ में क्वेश्चन है, लेकिन ये डिवाइडेड है 1 1 1 या हाफ हाफ 1 1, ठीक है, ऐसे करके डिवाइडेड भी है। तो मार्किंग स्कीम में मैंने लिख भी दिया है। अगर मैंने नहीं लिखा है तो फिर भी आप एक बार ऑफिशियली भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या आप खुद भी एक बार देख सकते हैं कि क्या है। जैसे यहाँ पर है आइडेंटिफाई ए, तो इसका 1 मार्क्स ले लेते हैं। गिव रीजन फॉर योर चॉइस, रीजन का 1 मार्क्स ले लेते हैं। राइट द मैकेनिज्म, मैकेनिज्म का 1 मार्क्स ले लेते हैं, तो 3 मार्क्स। लेकिन जहां तक मुझे ध्यान है यहाँ पर जो मैकेनिज्म है उसमें 2 स्टेप है, तो मैकेनिज्म को 2 मार्क्स दिया गया है और आइडेंटिफाई ए को हाफ और रीजन को हाफ दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे करके, पर आपको ध्यान रखना है, आपको अच्छे से सॉल्व करना है। कई बार क्या होता है कि हम लोग जब पैराग्राफ पढ़ते हैं तो लास्ट के कुछ क्वेश्चन हम लोग भूल जाते हैं, क्योंकि शुरू के क्वेश्चन थोड़े हार्ड होते हैं। तो हम जब सॉल्व करते हैं तो हमें लगता है कि हमने इतना सॉल्व कर दिया, इसके बाद आंसर आ गया, फाइनल आंसर लिख के हम लोग अगले क्वेश्चन पे चले जाते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ छोटे क्वेश्चन लास्ट में पूछ लिए जाते हैं, तो उस पर कई बार गलतियां होती हैं। तो अगर आप उसको मार्क करिएगा तो आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, तो जब आप नोट्स पढ़िएगा तो ये सब गलतियां बहुत बार होती हैं, आपको पता होता है, लेकिन आप पढ़ना भूल जाते हैं। आपको लगता है बेसिकली ऐसे क्वेश्चन आता है, यही आया है, आप सॉल्व करके आगे बढ़ जाते हैं। तो आपको बहुत ही केयरफुल होना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। SN1 रिएक्शन हम लोग देखें तो SN1 रिएक्शन का जो रिएक्टिविटी होता है वो कार्बोकैटायन पर डिपेंड होता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन हमारा, उतना ज्यादा स्टेबल वो कंपाउंड होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको बनाएंगे तो यहाँ पर एक तो 4 कार्बन की चेन बना सकते हैं, या फिर 3 कार्बन, ये ब्रांच हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, SN1 रिएक्शन ए, और ये मोस्ट स्टेबल है। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा कार्बोकैटायन बनेगा वो क्या बनेगा, 3 डिग्री बनेगा। ठीक है, क्योंकि 3 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 1 डिग्री होता है। तो 3 डिग्री कैसे बनेगा, यहीं बनेगा, क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बन है, यहाँ तो 3 डिग्री नहीं है। ठीक है, तो जो Cl जुड़ा होगा वो यहीं जुड़ा होगा। आप ये पूरा कर सकते हैं, 3 + 3 + 3, 3 × 3 = 9, तो C4H9Cl। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा। ओके, उसके बाद हमें पूछा गया है कि मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, तो आपको मैकेनिज्म भी बोलना है। रीजन, तो रीजन हो गया कार्बोकैटायन, यहाँ सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा। मैकेनिज्म में 2 स्टेप्स है, हम लोग अच्छे से इसको देखेंगे। मार्किंग स्कीम में दोनों स्टेप्स दिया हुआ है, स्टेप 1 का 1 मार्क, स्टेप 2 का 1 मार्क्स, तो हमारे पास 2 मार्क्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा पूरा हुआ। तो इसी के साथ हमने चैप्टर नंबर 6 पूरा कर लिया। इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 7 में चलेंगे, एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। उसको भी एक बार हम लोग ऐसे ब्रीफ में देख लेंगे, फिर हम लोग पीडीएफ में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हम लोग चलते हैं पीडीएफ में, एक बार लैंग्वेज देख लेते हैं, क्वेश्चंस और आंसर्स का, उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर शुरू करेंगे। इस क्लास में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा करेंगे। हमारा चैप्टर 6 है हेलो एल्केन्स एंड हेलोइंस। वेटेज इसका 7 मार्क्स है। ठीक है, तो सीबीएसई के सैम्पल क्वेश्चन पेपर में जैसा वेटेज दिया है 2025 का, वैसा ही मैंने लिखा है। और एक जनरल वेटेज जो हमने देखा था 2024 के पीवाईक्यूज में, वो भी है। तो 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, जैसे एक एल्कोहल मार्क्स बढ़ गया तो एल्डिहाइड में एक घट गया, एल्डिहाइड में एक बढ़ गया तो अमीन्स में घट गया, ऐसा हो सकता है। पर जनरली सब 7 के अराउंड है। ठीक है, तो हम लोग फिर भी एक बार इसका देखेंगे अच्छे से। तो हम लोग सबसे पहले ये क्लास कंप्लीट करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट डाइपोल मोमेंट। तो जैसे हमने देखा, डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द बॉन्ड लेंथ। एफ के पास हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, तो पार्शियल चार्ज तो इसके पास ज़्यादा होगा, लेकिन बॉन्ड लेंथ कम है सी एफ का। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू CCl। तो CH3Cl
मिथाइल क्लोराइड हैज़ द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है स्टडी द ग्राफ शोइंग द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ब्रोमो अल्केन्स एंड आइडेंटिफाई द कंपाउंड। तो ये ग्राफ है, तो मैंने PDF से लिया है। तो ये पहला कंपाउंड है 277, दूसरा कंपाउंड 346, तीसरा ये। तो ये क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, आप देख सकते हैं ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही दिया है, तो हमें इसको अरेंज नहीं करना है, ठीक है। और हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही मतलब ऐसे पता नहीं करना है, बस हमें बताना है 1 2 3 4 क्या है। तो सबसे पहले हम लोग कंपाउंड्स को एनालाइज करेंगे। एक तो ब्रोमोमीथेन है, तो हर जगह आप देख सकते हैं ब्रोमोमीथेन है। उसके बाद 2 ब्रोमोब्यूटेन है, यहाँ थोड़ा ओवर राइटिंग हुई है पर हम लोग इसको ध्यान रखेंगे, कोशिश करेंगे बोर्ड में ना हो। तो 2 ब्रोमोब्यूटेन। इसी तरह 4 कंपाउंड है, 1 ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमो, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो सबसे पहले जो ब्रोमोमीथेन है तो इसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ही कम है, तो सबसे कम 1 है, तो 1 तो हो जाएगा ब्रोमोमीथेन। तो 1 ब्रोमोमीथेन, तो B नहीं होगा और आपका C नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 2 3 4 सबसे ज़्यादा किसका है, 4 का है। और यहाँ देख सकते हैं सबसे ज़्यादा क्या है, 1 ब्रोमोब्यूटेन, क्योंकि इसमें ब्रांचिंग नहीं है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आपका हो जाएगा 1 ब्रोमोब्यूटेन। तो 4 नंबर आपका हो जाएगा 1 ब्रोमोब्यूटेन। तो ये आपका हो गया 4 1 ब्रोमोब्यूटेन। उसके बाद आप देख सकते हैं 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन और उसके बाद 2 ब्रोमोब्यूटेन। तो इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो इसमें ब्रांचिंग आ जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है कि बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस एज द ब्रांचिंग इन आइसोमर्स इंक्रीजेस। तो ये स्ट्रेट चेन था बिल्कुल, तो सबसे ज़्यादा, और इसका तो मॉलिक्यूलर मास ही सबसे कम था। तो बाकी ये 3 आइसोमर्स में हम लोग देख सकते हैं कि ब्रांचिंग इंक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। तो ये रीज़न मैंने दे दिया, आप चाहें तो दे भी सकते हैं और कुछ और भी दे सकते हैं, क्योंकि जनरली मार्किंग स्कीम में ये दिया हुआ है, कुछ ना कुछ लिखा गया है अपार्ट फ्रॉम ओनली ऑप्शंस लिखना। अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, मेजर और माइनर दोनों लिखना है। तो यहाँ पर ये मेजर, ये माइनर, ये आपका मेजर हो गया मार्कोवनिकॉफ, ये माइनर हो गया आपका। और यहाँ पर आपका ध्यान रखिएगा लिखते समय ये मेजर स्टेबल अल्कीन एज कम्पेयर टू ये जो कि माइनर हो जाएगा। अगला हमारे पास है वेरियस आइसोमेरिक हेलोएल्कीन्स विद द जनरल फार्मूला C4H9Cl अंडरगो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। among them compound A is most reactive SN1, तो most stable कार्बोकेटाइन मतलब 3 डिग्री। Identify A citing the reason for your choice, write the mechanism for the reaction। A हो गया 3 डिग्री है, कार्बोकेटाइन 3 डिग्री स्टेबल होगा। मैकेनिज्म ध्यान दीजिएगा, ये मैकेनिज्म है, मार्किंग स्कीम जैसे ही मैंने लिख दिया है, 1 मार्क का है और ये हाफ मार्क्स के। तो आप बहुत ध्यान रखिएगा कैसे आप लिखिएगा। अगला हमारा चैप्टर 7 है, 6 मार्क्स का। एक बार हम लोग देख लेते हैं बोर्ड में, उसके बाद PDF से हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 7 है, एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। इसका वेटेज 6 मार्क्स का है। किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, तो एक क्वेश्चन तो आपका डायरेक्ट 3 मार्क्स का आया है और एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का था, ठीक है। उस 5 मार्क्स में से 2 पार्ट थे 3 + 2, तो उसमें जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन था वो आपका एल्कोहल्स का आया है, ठीक है। और 5 मार्क्स में इंटरनल चॉइस होती है, तो ऐसे 2 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आइए हम लोग देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आए और कैसे हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले बोर्ड में तो हम लोग हमेशा की तरह ब्रीफ में समझेंगे और फिर PDF में इसको लैंग्वेज के साथ देखेंगे। क्वेश्चन है नीता वॉज एक्सपेरिमेंटिंग इन द लैब टू स्टडी द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स। शी कैरिड आउट अ डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ प्रोपेनॉल एट 140 डिग्री सेल्सियस टू 180 डिग्री सेल्सियस। तो नीता क्या कर रही है, वो एक्सपेरिमेंट कर रही है एल्कोहल्स की केमिकल रिएक्टिविटी के कंटेक्स्ट में। तो उसने क्या किया, उसने मतलब एक टेम्परेचर का रेंज 140 डिग्री सेल्सियस से 180 डिग्री सेल्सियस तक एक्सपेरिमेंट किया। तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स वर ऑब्टेन्ड एट दीज 2 टेम्परेचर्स, ठीक है। तो 140 और 180, तो यहाँ पर 2 टेम्परेचर लिए गए, 140 और 180, ओके। क्वेश्चन पहला, यहाँ पर 2 क्वेश्चन है हमारे पास। पहला क्वेश्चन है ए, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड एट 140 डिग्री सेल्सियस। तो 140 डिग्री सेल्सियस पे मेजर प्रोडक्ट हमारे पास क्या है और मैकेनिज्म क्या फॉलो है, ठीक है। फॉलो हम लोग किए, मार्किंग स्कीम में मैकेनिज्म का सिर्फ नाम दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग नाम के अनुसार ही चलेंगे। और सेकेंड है आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड एट 180 डिग्री सेल्सियस। तो 180 डिग्री सेल्सियस पे क्या मेजर प्रोडक्ट से पूछा गया है, तो आपको बहुत ही ध्यान से इसको देखना है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम लोग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो पहला पार्ट में 1 + ½ तो 1 मार्क्स ले लिए हम लोग मैकेनिज्म के लिए,
और हाफ मार्क्स ले लिए मेजर प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। और दूसरा में भी 1+½ है। अब इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया वो तो मुझे नहीं पता चला, क्योंकि सेकेंड पार्ट में सिर्फ आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म एट 180 डिग्री सेल्सियस है, तो सिर्फ मेजर प्रोडक्ट पूछा गया है, तो उसके लिए हम लोग हाफ ले सकते हैं, तो फिर 1 कैसे लेंगे। तो और मैकेनिज्म को हम लोग को लिखना नहीं है इसमें, क्योंकि मार्किंग स्कीम में मैकेनिज्म आपको लिखा नहीं गया, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर मार्क्स हमारे पास बच रहे हैं तो इसका मतलब जो मैकेनिज्म है वो हमें लिखना भी चाहिए था, पर क्वेश्चन में सिर्फ आइडेंटिफाई है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने मार्किंग स्कीम के अनुसार ही आंसर लिख दिया है। आप एक बार इसको देख सकते हैं, आप इसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मार्क्स इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए कि हमें कितना लिखना है, कैसे लिखना है, वरना बहुत कुछ है लिखने के लिए। एनसीईआरटी में मतलब अच्छे से मैकेनिज्म भी दिया हुआ है और आप खुद भी इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है कि हमारे पास डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स है। ये हमारा क्या है, डिहाइड्रेशन मतलब H2O रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, तो यहाँ हमारे पास प्रोपेनल है, तो प्रोपेनल अगर हम लोग देखें तो सी प्रोपेनल मतलब प्रोपेन 1 है ना, तो ये आपका OH हो गया। अब जो आपका यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट 140 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ 180, तो यहाँ पर अगर आपको ध्यान होगा तो यहाँ पर ईथर बनता है, एल्कोहल बनता है, ठीक है। ईथर हमारा लो टेम्परेचर में बनता है, एल्कोहल हमारा हाई टेम्परेचर में बनता है। ईथर हमारा लगभग 413 केल्विन के आसपास बनता है, और जो एल्कोहल है वो हायर टेम्परेचर एलिमिनेशन होता है, 443 के आसपास बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास डिग्री सेल्सियस है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग मन में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम लोग सोच सकते हैं कम में, तो डिग्री सेल्सियस में भी कम कौन है, 140, तो उसमें हमारा ईथर बन जाएगा। ऐसे भी अगर आप देखिएगा तो 270, 370 और 40, 410 के आसपास है, मतलब यहाँ पर हमारा ईथर बन जाएगा। तो यहाँ कितना बन जाएगा, यहाँ हमारे पास एल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसका पूरा मैकेनिज्म होता है, SN2 रिएक्शन यहाँ फॉलो होता है, तो यहाँ पर हमारा मैकेनिज्म है तो SN2 हो जाएगा, और यहाँ पर ईथर, तो यहाँ पर ईथर अगर हम लोग देखेंगे तो ईथर हमारा डाइप्रोपाइल ईथर हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड मैकेनिज्म की, जो 180 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर क्योंकि हमारा एलिमिनेशन होगा तो यहाँ पर OH, यहाँ पर H, और यहाँ पर हमारा प्रोपीन बन जाएगा, H2O रिलीज हो जाएगा डिहाइड्रेशन पे, ठीक है। ये एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, पर पूछा नहीं गया तो हम लोग इतना में लिख सकते हैं, ठीक है। एक बात और कि मार्किंग स्कीम में एलिमिनेशन भी दिया हुआ था, तो शायद क्वेश्चन में मैकेनिज्म बी में भी पूछा गया था, पर ऐसा कुछ लिखा नहीं गया था, तो मैंने बी में लिखा नहीं है। तो बी में आप एलिमिनेशन अगर पूछा जाता तो आप यहाँ पर एलिमिनेशन लिख सकते थे कि ये आपका एलिमिनेशन फॉलो करेगा, ओके। अब यहाँ पर हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 5 मार्क्स। 5 मार्क्स को डिवाइड किया गया था 3 मार्क्स और 2 मार्क्स, तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे पास एल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर्स का था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इंटरनल चॉइस होती है केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में होती है, और बाकी सब्जेक्ट्स में भी आप देखिएगा तो उसमें भी होती है। तो यहाँ पर जो हमारे पास 5 मार्क्स है, तो केमिस्ट्री में तो हर 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस जरूर मिलेगी। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, 5 3 + 2, तो उसमें 3 क्वेश्चन है, ठीक है। 3 क्वेश्चन में से जो 2 क्वेश्चन है हमारे पास, वो 2 क्वेश्चन आपके पास रिलेटेड है चैप्टर 7 से, और जो तीसरा क्वेश्चन है वो चैप्टर 8 से रिलेटेड है, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ चैप्टर 7 को लिया है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है पहला, उसमें 2 पार्ट है। इथेनॉल रिएक्ट्स विद एसिटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडिन। भाई तो पायरिडिन क्यों यूज करते हैं। सेकेंड प्रोसेस है क्रिसॉल्स आर लेस एसिडिक देन फिनॉल, तो क्रिसॉल्स कम एसिडिक क्यों होते हैं। और तीसरा हमारे पास विलियमसन सिंथेसिस से रिलेटेड है, तो वहां पर बोला गया है विलियमसन सिंथेसिस में हमारे पास एक एल्काइल हैलाइड होता है और सोडियम एल्कोक्साइड होता है, तो हमारे पास एक ईथर बनता है। यहाँ पर हमें उस ईथर का नाम दिया हुआ है, ठीक है, तो 2-इथॉक्सी। तो आपको बताना वो एल्काइल हैलाइड कौन सा यूज हुआ है, और वो आपका जो सोडियम एल्कोक्साइड है, ठीक है, वो कौन सा यूज हुआ है, ठीक है, जो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है। तो यहाँ पर पहले हम लोग इन तीनों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इथेनॉल क्या होता है, तो इथेनॉल हमारा हो गया CCOH। अब एसिटाइल क्लोराइड, तो यहाँ पर आपको क्या करना है ना, ये सब चीज़ों का नाम याद रखना है, ठीक है। तो ये सब जो कॉमन नेम्स होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, ये डायरेक्ट आपको कंपटीशन में भी पूछ लिए जाते हैं, मतलब डायरेक्ट नहीं, पर कोई रिएक्शन में ये लिखा हो कंपटीशन में भी, तो आप फिर कैसे आगे बढ़िएगा। तो एसिटाइल क्लोराइड, तो यहाँ पर गया Cl और हमारा CH3COCl, तो यहाँ पर COCH3, ठीक है, तो CH3COCl एसिटाइल, और ये हमारा क्लोराइड हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है HCl रिमूव हो जाता है, तो यहाँ पर हम बनते थे CCO C डबल बॉन्ड O CH3, इसका फॉर्मेशन होता है। और हमारे पास क्या होता है
HCl। अब HCl क्या है, एक एसिड है, ठीक है। अब HCl क्या है, एक एसिड है, तो पायरिडिन बेस है तो ये इसको रिमूव कर देता है, ये रिएक्शन करेगा तो ये रिमूव होगा, और ये रिमूव होगा तो रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट रिमूव हो रहा है तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में बढ़ेगा जहां पर प्रोडक्ट इंक्रीज हो, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन तो फॉरवर्ड रिएक्शन में। तो ये हमारा हो गया लैंग्वेज, हमें ध्यान रखना है इसमें। अगला हमारा है क्रिसॉल्स आर लेस एसिडिक देन फिनॉल। फिर से अगर आपको क्रिसॉल का स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए जो क्रिसॉल होता है वो हमारा क्या होता है, CH3 और OH। तो ऑर्थो क्रिसॉल होता है, उसी तरह मेटा और पैरा क्रिसॉल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारे पास OH हो गया, और मान लेते हैं सिर्फ एक क्रिसॉल को ले लेते हैं, बाकी CH3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ये अपना प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, यहाँ पर तो प्लस R भी करेगा। तो इसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है तो ये क्या करता है, जो हमारा फिनॉक्साइड आयन यहाँ पर अगर बनेगा O-, ठीक है, एसिडिटी में, तो यहाँ पर वो इसको डिस्टेबलाइज करेगा, वो और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, वो लेस एसिडिक देन फिनॉल होता है। उसके बाद हमारे पास है कि विलियमसन सिंथेसिस। हमारे पास प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट क्या दिया है, 2-इथॉक्सी 3-मिथाइल पेंटेन। तो इस प्रोडक्ट अगर बनेगा ये विलियमसन सिंथेसिस से, तो हमारे पास एल्काइल हैलाइड क्या यूज होगा, और साथ में सोडियम एल्कोक्साइड हमारे पास क्या यूज होगा। तो हम लोग उसको एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर बनेगा, आप चाहें तो इसको रफ में बना लीजिएगा पहले अच्छे से, उसके बाद अच्छे से लिखिएगा। राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैसे आप इसको मार्क्स के बारे में लिख रहे हैं, मतलब कैसे आप इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने आंसर को, ठीक है। स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करिएगा मेंस के लिए, एडवांस के लिए, या अलग अलग इंजीनियरिंग एग्जाम्स के लिए, तो वहां पर आपको इसका कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट समझ सकते हैं, जैसा आप समझे वैसे आप आंसर को लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका वे ऑफ एक्सप्रेशन यहाँ पर देखा जाएगा। तो यहाँ पर 2-इथॉक्सी 3-मिथाइल पेंटेन, तो ये तो हो गया पेंटेन, ठीक है। और यहाँ पर 3-मिथाइल मान लेते हैं, यहीं से शुरू करते हैं, 1 2 3, 3-मिथाइल 2-इथॉक्सी, तो OCC, ये हमारा इथॉक्सी ग्रुप हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग वैलेंसी पूरी कर देंगे जब लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या फॉर्मेशन होगा, ईथर का, तो ईथर हो गया, ठीक है। तो ईथर में एक ग्रुप तो ये हो गया, है ना, अगर हम लोग ऐसे देखें, और एक ग्रुप हमारा ये हो गया, कोई दिक्कत। अब इन दोनों में से एक बनेगा हमारा हैलाइड, और एक हमारा बन जाएगा एल्कोक्साइड, ठीक है। सोडियम एल्कोक्साइड हम लोग बोल सकते हैं, O- आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर एक ग्रुप तो O को लेगा अपने साथ, ठीक है, और एक ग्रुप X को लेगा, मान लेते हैं Cl है, ठीक है। तो यहाँ पर O किसके संग जाएगा, इसके साथ या इसके साथ। तो हमें पता है यहाँ पर SN2 रिएक्शन होता है, तो जो हमारा हैलाइड होगा वो अगर 1 डिग्री हो तो बहुत अच्छा है, फास्टेस्ट होगा। तो यहाँ पर ये O जो है वो क्या करेगा, इसके साथ नहीं जाएगा, इसको वो हैलाइड बनने देगा। तो CX मान लेते हैं, या फिर 2-इथॉक्सी 3-मिथाइल और पेंटेन। यहाँ पर तो हम लोग को ऐसा कुछ दिया नहीं कि हम लोग क्या ले, तो मान लेते हैं हम लोग ब्रोमीन ले लेते हैं, Br, ठीक है, या X भी आप ले सकते हैं। हम लोग एक बार देख लेंगे मार्किंग स्कीम में कैसा उसमें है। और ये जो O है वो इसके साथ आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो ये पेंटेन हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपका 3 पोजीशन में C हो गया, और यहाँ पर ONA ये हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको रिएक्शन भी लिखने बोला है, तो आप रिएक्शन के समय इसको स्ट्रेट चेन में लिख सकते हैं। कैसे, तो ऐसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना, ऐसे आप लिख सकते हैं। 4 में ONA है, तो आप ONA लिख दिए। जनरली ये बॉन्ड हम लोग हटा भी सकते हैं, ONA, ठीक है, ये आप डाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, 4 पे एक मिथाइल है, ठीक है, तो 4 पे एक मिथाइल है, और 3 पे भी एक मिथाइल है, तो ये हो गया प्लस Br और CC। फिर ये अटैक करेगा, और आपका O के बाद 2 आ जाएगा, फिर आप 1 2 पे इथॉक्सी 3 पे मिथाइल, आप ऐसे कर सकते हैं। अगर आप मार्किंग स्कीम में अगर इस क्वेश्चन को देखिएगा, तो मार्किंग स्कीम में थोड़ा सा जो लिखा हुआ है वो थोड़ा सा अलग लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, मैंने मार्किंग स्कीम का भी आंसर आपको एक बार दे दिया है, और मैंने यहाँ पर आपको बता भी दिया है कि आंसर और क्या हो सकता है। मतलब अगर हम लोग ऐसे देखें तो हमारा आंसर ऐसा आ रहा है, ठीक है। मार्किंग स्कीम में शायद एक C यहाँ पर नहीं लिखा है, या फिर कोई थोड़ा अलग सा आंसर है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ आंसर मैच नहीं कर रहे मार्किंग स्कीम का। तो आप क्या करिएगा, एक बार खुद भी इसको एनालाइज करिएगा, देखिएगा अगर यहाँ पर कुछ गलती हो, या फिर आप कैसे वे ऑफ एक्सप्रेशन में कुछ मिस्टेक हो सकती है,
पर मैंने आपको एक बार दिखा भी दिया है कि कैसे हम लोग इस आंसर पर पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं और जब हम लोग इसको लिखते समय इसको स्ट्रेट चेन में लाते हैं, यहाँ ये ब्रांच में है, तो कुछ दिक्कतें हो सकती हैं क्योंकि मार्किंग स्कीम से ये आंसर मैच नहीं करता है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को खुद भी एनालाइज करिएगा, देखिएगा कि हमारे पास क्या आंसर हो सकता है और उसके अनुसार आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने ये आंसर भी वहां लिख दिया है और जो मार्किंग स्कीम का है वो भी आपको एक बार लिख दिया, तो एक बार खुद भी आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हमारा एसिडिटी से रिलेटेड है क्योंकि यहाँ पर इंटरनल चॉइसेस होती हैं, तो 5 मार्क्स फिर से 3+2 में आपका डिवाइड है, तो 3 मार्क्स में अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास, एल्कोहल्स आर एसिडिक बट दे आर वीकर एसिड्स देन वाटर, ठीक है। अरेंज वेरियस आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेनॉल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक नेचर। तो यहाँ पर ब्यूटेनॉल के डिफरेंट आइसोमर्स हैं एसिडिक नेचर, तो हमें आई इफेक्ट देखना है। अगर आई दूर होगा, ठीक है, तो फिर अगर कोई ग्रुप दूर है वो आई इफेक्ट है, तो आई क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज करता है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो उसके अनुसार हम लोग ब्यूटेनॉल का डिफरेंट आइसोमर्स का हम लोग लिख सकते हैं एसिडिक कैरेक्टर, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये भी लिखना है कि ब्यूटेनॉल के कौन कौन से आइसोमर्स है, क्योंकि यहाँ पर आइसोमर्स आपको दिए नहीं है, बस बोला गया अरेंज वेरियस आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेनॉल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक नेचर। तो इसको हम लोग देख लेंगे। देखिए सारे क्वेश्चन अगर आप देखिएगा तो सारे या फिर मैक्सिमम तो बिल्कुल पहले जैसे हैं जो हमने पहले डिस्कस किए थे और जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं, बस लैंग्वेज थोड़ा अलग हो सकता है। जैसे यहाँ पर डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेनॉल आया था, हो सकता है इथेनॉल आ जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉन्सेप्ट सेम है, हल्का लैंग्वेज चेंज हो सकता है या फिर थोड़ा सा वे ऑफ एक्सप्रेशन चेंज हो सकता है, तो उसी के अनुसार आप भी लिख सकते हैं उसको मॉडिफाई करके। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विच इज अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज यूज्ड टू ऑब्टेन 2-मिथाइल ब्यूटेन 2-ऑल ऑन रिएक्शन विद द कार्बोनिल कंपाउंड बी। तो यहाँ पर हमारे पास दो कंपाउंड है, कंपाउंड नंबर ए और कंपाउंड नंबर बी। जब दोनों रिएक्ट करता है तो हमें मिलता है 2-मिथाइल ब्यूटेन 2-ऑल, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई ए एंड बी। तो हमें ए और बी को आइडेंटिफाई करना है। राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, और उसके बाद हमें उस रिएक्शन को भी लिखना है A+B जो हमारा ये है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग फिर से विलियमसन सिंथेसिस की तरह एक बार देख लेंगे कि ये हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद एक हमारे पास ग्रिग्नार्ड है, एक हमारे पास कीटोन है, तो हम अच्छा कार्बोनिल ग्रुप है मेरे ख्याल से, हाँ कार्बोनिल ग्रुप दिया हुआ है। ओके, तो कार्बोनिल ग्रुप में कीटोन हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है। यहाँ पर अल्कोहल में हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में पढ़ा है, जब आपका कीटोन होगा, जब आपका एल्डिहाइड होगा तो क्या क्या फॉर्मेशन हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग जल्दी से क्या करते हैं कि एक बार इसको ब्रीफ में स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। 2-मिथाइल ब्यूटेन 2-ऑल, तो यहाँ देखिए C चार हमारा ब्यूटेन 2-ऑल मान लेते हैं, इधर से शुरू करते हैं। OH हो गया हमारे पास, उसके बाद क्या है 2-मिथाइल, तो ये हमारे पास C हो गया। ओके, अब यहाँ पर आप देखिए 3 डिग्री अल्कोहल है, तो इससे हम लोग पता कर लेंगे कि ये कीटोन है, क्योंकि कीटोन 3 डिग्री अल्कोहल देता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होना चाहिए ए, और बी हमारे पास कार्बोनिल है। क्या बी कार्बोनिल है? हाँ, विद अ कार्बोनिल कंपाउंड बी। बी हमारे पास क्या है, कार्बोनिल, मतलब बी कीटोन होगा, और ए हमारा क्या होगा, ग्रिग्नार्ड। तो अब हमें बस ये पता करना है कि हमारे पास कीटोन कौन सा है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन सा है। तो यहाँ पर एक तरीका तो ये है कि ये कीटोन C के संग डबल हो, और हम लोग ये वाला ले सकते हैं इधर का, ठीक है। तो अगर आप देखिएगा तो ये एसीटोन बन जाएगा, C डबल बॉन्ड हो CC, और यहाँ पर ग्रिग्नार्ड ले लेते हैं तो CC MgBr मान लेते हैं। ओके, अब यहाँ देखिए ये आपका माइनस है, माइनस यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ आएगा, फिर हाइड्रोलाइसिस से हम लोग मान लेते हैं OH आ गया, तो C अब आप ये देखिए इसका नंबरिंग करते हैं तो ये 3 है, लेकिन यहां से जाएंगे तो 4 हो जाएगा, इधर से जाएंगे तो लोएस्ट नंबरिंग 2 मिलेगा, तो 1 2 3 4। तो देखिए 2-मिथाइल ब्यूटेन 2-ऑल मिल गया। ओके, तो ये आंसर हो सकता है, लेकिन ये आंसर है नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एक तरीका और है। अब वो तरीका क्या है, तो वो तरीका हम लोग एक बार देख लेते हैं। इस बार हम लोग क्या करते हैं कि इस बार हम इधर से चलते हैं, ठीक है। देखिए ये दोनों, ये कार्बन तो इंक्लूड हो गई ब्यूटेनॉन में, ओके, इसी के संग डबल बॉन्ड O है। अब इधर जाने की जगह हम लोग क्या करते हैं, इधर से आते हैं, इधर से आते हैं और यहां पर ये कार्बन ले लेते हैं, ओके, क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ ये लेंगे तो यहां पर तो
आपका जो टर्मिनल ग्रुप होता नहीं है कीटोन, तो यहाँ पर ऐसे चला जाएगा। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसको देखें तो C डबल बॉन्ड O CC, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर ये जो बच गया इसको ग्रिग्नार्ड बना देते, तो ये हमारा हो जाएगा CMgBr। अब यहाँ पर CMgBr है तो C के संग हमारा निगेटिव साइन है, तो ये हमारा माइनस हो गया। फिर ये क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा। अब ये यहाँ पर अटैक करेगा, ये इधर जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा C हाइड्रोलाइसिस कर दिए OH, और उसके बाद C। तो यहाँ क्या ये हो रहा है 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, ये भी हो रहा है। तो दो तरीके हो सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो कुछ ऐसा मेंशन तो किया नहीं, तो यहाँ पर जो हमारा दो वेज है, ठीक है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट ऐसा नहीं कहेंगे कि 1 डिग्री है तो SN2 रिएक्शन फेवर करेगा। यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की रिएक्टिविटी हमें देखनी होगी। तो सबसे पहले कार्बोनिल जो हमारा कार्बन है उस पर पॉजिटिविटी चार्ज देखते हैं, पार्शियल पॉजिटिविटी, और एक हिंड्रेंस इफेक्ट भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका CMgBr है वो क्या करेगा, लेस हिंडर्ड हो, क्योंकि 1 डिग्री है तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस भी आपका कम होगा, जो SN2 का भी रीजन होता है। लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है तो हम लोग मान सकते हैं कि यहाँ पर जो स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा होगा इसके कारण वो कम होगा एज कंपेयर टू अगर हम लोग CCMgBr को न्यूक्लियोफाइल बनाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो आंसर हमारा इसको फॉलो किया है, CH3MgBr। तो यहाँ पर हमारे पास CH3MgBr आप चाहें तो लिख सकते हैं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और यहाँ पर ब्यूटेन 2 ऑन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग का ये प्रोसेस भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण ये जो आपका एडिशन है वो फेवर नहीं करेगा, या माइनर कह सकते हैं एज कंपेयर टू इसमें, ठीक है। तो जो हम अगर हमें एक लिखना है तो मार्किंग स्कीम के अनुसार हम लोग लिखेंगे, जो कि हमारा है ब्यूटेन 2 ऑन प्लस मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। फिर भी एक बार आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 7 भी पूरा होता है। अब हम लोग चलेंगे चैप्टर नंबर 8 पे। चैप्टर नंबर 8 में एक बार हम लोग ब्रीफ में देख लेंगे बोर्ड पे, और उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 9 कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे क्लास 3 को पूरा करेंगे। चैप्टर 7 है हमारा अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। 6 मार्क्स का वेटेज है, 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का और 5 मार्क्स 3+2, उसमें 3 मार्क्स का हमारा इस चैप्टर से आया था। क्वेश्चन है, नीता वॉज एक्सपेरिमेंटिंग इन द लैब to study the chemical reactivity of alcohols. She carried out a dehydration reaction H2 लूज हुआ of propanol at 140 डिग्री to 180 डिग्री, ठीक है। पर उसमें से दो टेम्परेचर हमें ध्यान रखना है, 140 और 180, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। डिफरेंट प्रोडक्ट्स वर ऑब्टेन्ड इन दीज टू टेम्परेचर्स। थोड़ा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट 140 डिग्री पे और मैकेनिज्म, तो 1 + ½ है, तो मान लेते हैं 1 मार्क्स मेजर प्रोडक्ट है, ½ मार्क्स कौन सा मैकेनिज्म है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ है आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड और 1 + ½ लिखा गया, पर ये एक ही क्वेश्चन है। पूरा क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी सिमिलर क्वेश्चन, ये तो 1 मार्क्स का है, ठीक है। तो यहाँ पर शायद मैकेनिज्म भी होता, या फिर हो सकता है यहाँ पर मैकेनिज्म हमें पूरा लिखना है, पर यहाँ पर सिर्फ आइडेंटिफाई और मार्किंग स्कीम में सिर्फ आइडेंटिफाई किया गया, SN2 लिखा गया। तो मैं मार्किंग स्कीम के अनुसार ही यहाँ पर आंसर लिख रहा हूँ। तो हमारा आंसर क्या है, प्रोपेनॉल अंडरगोज अ डिहाइड्रेशन रिएक्शन एट 140 डिग्री सेल्सियस, ये कम है, टेम्परेचर कम है, एंड द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इज डाइप्रोपाइल ईथर, ओके। द फॉर्मेशन ऑफ ईथर इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन SN2। मेजर प्रोडक्ट 180 डिग्री सेल्सियस पे हायर टेम्परेचर पे एलिमिनेशन होगा तो प्रोपीन बन जाएगा। वैसे तो इतने ही आंसर है, पर मार्किंग स्कीम में ये और लिखा था, ठीक है। तो शायद ये ½ मार्क्स का हो, पर फिर भी ऐसा कहा नहीं गया था कि हमें ये लिखना ही है, पर फिर भी एक चार्ट के रूप में जैसे NCERT में वैसे इसमें भी लिखा गया। तो मार्किंग स्कीम के अनुसार ही मैंने लिख लिया है। आप डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे हम लोग लिख सकते हैं और किस मार्क्स का कितना है, बाकी आप लैंग्वेज मॉडिफाई बिल्कुल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग। 5 मार्क्स का था। जो सी पार्ट है वो चैप्टर 8 का है, तो हम लोग अगले जब हम बोर्ड के बाद देखेंगे तब हम लोग देखेंगे। यहाँ पर चैप्टर 7 का जो है वो हम लोग देखते हैं। गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग। द रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विथ एसिटाइल क्लोराइड इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडिन। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है केमिकल नेम, उनके स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ इसका रीजन देख लेते हैं। द रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विथ एसिटाइल क्लोराइड इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडिन। पायरिडिन इज अ स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक बेस, ओके। द फंक्शन ऑफ पायरिडिन इज टू रिमूव HCl, जो एसिड होता है, तो एसिड बेस रिएक्शन, तो वहाँ पर रिएक्शन प्रोसीड हो सकता है आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में। द फंक्शन ऑफ पायरिडिन इज टू रिमूव द HCl जो फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, ठीक है।
द फंक्शन ऑफ पायरीडीन इज टू रिमूव HCl फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। अगला देखते हैं, क्रिसॉल्स आर लेस एसिडिक देन फिनॉल। तो द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप सच एज एल्काइल ग्रुप इन जनरल डू नॉट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन एसिडिक कैरेक्टर्स। क्रिसॉल्स contains CH3 group and thus are less acidic than phenol। मार्किंग स्कीम का ये आंसर है, आप मॉडिफाई कर सकते हैं बिल्कुल। अगला है हमारा, विलियमसन्स प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। ये स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, आगे पूछा गया है आइडेंटिफाई द अल्काइल ब्रोमाइड एट, अच्छा अल्काइल ब्रोमाइड था, ठीक है, तो मतलब वहाँ पर हम लोग Br ले लेंगे, ठीक है, यहाँ लिखा ही है, आइडेंटिफाई द अल्काइल ब्रोमाइड एंड सोडियम एल्कोक्साइड यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 2-ethoxy-3-methyl पेंटेन। तो यहाँ मैंने 1 मार्क्स लिख ही दिया था, दोबारा नहीं लिखना, ये 1 मार्क्स का ही है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो 2-ethoxy-3-methyl पेंटेन ये हो गया, पहले मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया। उसके बाद अल्काइल ब्रोमाइड क्या यूज़ है, ये यूज़ हुआ, आप साइड में इसको लिख सकते हैं या फिर थोड़ा एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, कैसे आपने इसको देखा रिएक्शन लिख के। और यहाँ पर हमारा सोडियम एल्कोक्साइड ये हो गया। अब आप ध्यान दीजिएगा, तो मार्किंग स्कीम में यहाँ पर सिर्फ एक ब्रांच ऐसे दिखाया गया है क्योंकि ये यहाँ पर होता है, ठीक है, आप इसको एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपका 2 होगा, एक यहाँ और एक यहाँ, तभी ये सेकेंड पोजीशन में आ पाएगा 1, 2, ठीक है। तो लेकिन आप फिर भी एक बार इन दोनों को एनालाइज कर दीजिएगा, ठीक है, मार्किंग स्कीम और ये, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हो, या हो सकता है मैंने जो बताया उसमें थोड़ा सा कुछ हो, गलत हो या फिर कुछ हो, लेकिन जितना मैंने इसको एनालाइज किया तो यहाँ पर 2 ब्रांचिंग तो होना चाहिए, ठीक है। पर फिर भी एक बार इस क्वेश्चन को आप खुद भी एनालाइज करिएगा और फिर आप उस आंसर जो करेक्ट होगा उसको आप लिख दीजिएगा अच्छे से। और ब्रैकेट का आप ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट को कैसे लिखते हैं, जनरली हम लोग यहाँ पर पूरा डैश लगा के लिखते हैं, है ना, जनरल वे में, पर ब्रैकेट में भी लिखना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो बस आप एक बार इसको ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, और क्वेश्चन है, तो 5 मार्क्स में इंटरनल चॉइस होता है। क्वेश्चन है हमारे पास, बाकी ये क्वेश्चन तो 8 का है, ये 7 का है, बी और सी, तो पहले बी देख लेते हैं फिर सी देख लेंगे। एल्कोहल्स आर एसिडिक बट दे आर वीकर एसिड्स देन वाटर। अरेंज वेरियस आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेनॉल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक कैरेक्टर, गिव अ रीजन फॉर द सेम। तो पहले आइसोमर भी हमें लिखना है या फिर हम उसको स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं, नेम भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास स्ट्रक्चर नहीं, नेम दिया हुआ है, तो आइसोमर ऑफ ब्यूटेनॉल हो गया ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल, 2-methyl propanol और 2-methyl propane 2 ऑल, ओके। सो द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द एल्कोहल इज ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ OH ग्रुप। और अगर आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा, हमने क्रिसॉल में भी देखा, तो एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप CH3 या C2H5 जनरली अल्काइल ग्रुप होता है, इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन टेंडिंग टू डिक्रीज द पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा 2-phenyl propane 2 ऑल, तो यहाँ पर आप देखिए 2-methyl propane 2 ऑल, तो यहाँ पर जो आपका O- अगर बनता, तो यहाँ पर आपका देखिए मिथाइल मिथाइल मिथाइल, ठीक है, और यहाँ पर ये मिथाइल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ज़्यादा डिस्टेबलाइज करेगा एज कम्पेयर टू ब्यूटेन 1 ऑल, ठीक, क्योंकि ये दूर है, ये जो अपना इफेक्ट दिखाएगा ये दूर है, ठीक है। ये तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, वो डिस्टेंस के हिसाब से कम होता है। तो ऐसे आप खुद इसको एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सब में अल्काइल ग्रुप है, तो इसको आप एनालाइज कर सकते हैं। तो लेकिन ठीक है, और साथ में जैसे यहाँ पर अगर स्पेस कम हो, वैसे तो आप अच्छे से स्पेस देके यहीं पर लिखिएगा, पर स्पेस कम हो तो ऐसे नहीं, कोशिश करिएगा यहीं तक लिख ले, या फिर आप डिस्कस कर लीजिएगा कि कैसे आपको लिखना चाहिए, ठीक है। अगला है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A विच इज़ अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट is used to obtain 2-methyl butane 2 ऑल on reaction with a carbonyl compound B. Identify A and B. Write the equation for the reaction between A and B. तो इसको हमने देखा, तो यहाँ पर ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये कीटोन, ठीक है। उसके बाद कीटोन टर्शरी अल्कोहल बनाता है, तो कार्बोनिल ग्रुप हमारा कीटोन होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ब्यूटेन 2 ऑन हमने देखा 2 वेज, तो उसमें हमारे ये CH3 MgBr, तो ये हमारा अटैक करेगा यहाँ पर, और ये आपका ये है, ठीक है। तो मैंने सारा मार्किंग स्कीम के अनुसार लिखा है, अगर आप इसको इसमें से कुछ ऐड करना चाहें या फिर आप कुछ रिमूव करना चाहें आंसर में, आप कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर ये रिएक्शन दिया हुआ था, हाइड्रोलाइसिस भी करके इसको दिखाया हुआ था रिएक्शन में। तो अब हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 8। एक बार हम लोग इसको बोर्ड में देख लेते हैं, फिर PDF में कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा चैप्टर नंबर 8 है, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद 2 चैप्टर्स और बचते हैं, चैप्टर 9, चैप्टर 10। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि चैप्टर नंबर 8 में हमें क्या क्या पढ़ना है। उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास वेटेज क्या है। तो ये 7 मार्क्स का वेटेज है, 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, 2 × 1 = 2। अगला क्वेश्चन हमारे पास एक 3 मार्क्स का है, 3 + 2 5। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, 3 + 2, उसमें से 3 चैप्टर 7 में कर लिया था, जो 2 मार्क्स बचा वो चैप्टर 8 का है। तो अगर आप अब ऐड करिएगा तो 2 + 3 5, 5 + 2
7 मार्क्स। ठीक है, अब हमें क्या क्या पढ़ना है, तो हमें क्या क्या पढ़ना है, तो एनसीईआरटी में जो टॉपिक्स है वही हमें पढ़ना है। वो हमने देखा था जब हम 2023 तक पीवाईक्यूज कर रहे थे, 2024 की पीवाईक्यूज करें, और अब हम 2025 कर रहे हैं तो हम लोग देखेंगे वो सब कॉन्सेप्ट वही पूछे गए। लैंग्वेज अलग हो सकता है, जैसे हमने हर चैप्टर में देखा, लैंग्वेज अलग हो सकता है, थोड़ा वे ऑफ एक्सप्रेशन अलग हो सकता है, पर कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल वही है। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तो मुझे ध्यान है ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास ये कंपाउंड दिया है और H2O के संग जब रिएक्शन होगा तो क्या होगा। तो यहाँ देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन है और इसको आप पहली बार देख रहे हैं तो आप कैसे अप्रोच करेगा। आप ऑप्शन देखिए, बेंजोइक एसिड और इथेनॉल है, बेंजोइक एसिड और इथेनोइक एसिड है, एसिटिक एसिड और फिनॉल है, और उसके बाद आपका बेंजोइक एनहाइड्राइड और मिथेनॉल है। तो आप देखिए हर जगह फिनॉल, तो एक फिनॉल तो आपका बन रहा है, सॉरी फिनॉल नहीं, एल्कोहल, तो एक एल्कोहल तो बन रहा है, एक ऑप्शन में बस एल्कोहल नहीं है, तो एल्कोहल बन सकता है, ओके। और आप ऑप्शन चेक करिएगा तो एसिड बन सकता है, ठीक है, और आपका एनहाइड्राइड बन सकता है, यही है। पर मैक्सिमम चांसेस किसके हैं, एल्कोहल या एसिड के, क्योंकि ये ज़्यादा है, पर फिर भी ऑप्शन डी भी हो सकता है। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग को H2O ऐड करना है, तो H2O होता क्या, H+OH, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। डिहाइड्रेशन तो H और OH हटाना है, एक से H एक से OH, यही होता है। ऐड करना है H2O तो H और OH। अब आपको बस पता करना है आप H और OH कहाँ कहाँ ऐड कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आप देखिएगा एसिड बन रहा है, तो हो सकता है आप H यहाँ ऐड करें, क्योंकि एसिड क्या हो गया, COOH होगा, ठीक है, तो आप H यहाँ ऐड कर सकते हैं, और आप क्या कर सकते हैं, OH यहाँ ऐड कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है, अगर आप ऐसा करिएगा तो यहाँ भी एसिड बन जाएगा COOH, और यहाँ भी आपका एसिड बन जाएगा COOH, ओके। अब आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पर H ऐड कर दीजिए और यहाँ पर OH ऐड कर दीजिए। अगर आप ऐसा करिएगा तो यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा, CHO, इथेनल, ठीक है, पर इथेनल क्या ऑप्शन है, इथेनल तो कहीं ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ तो H आपका ऐड होगा नहीं, तो अगर यहाँ H नहीं होगा तो यहाँ OH ऐड नहीं होगा। चलिए इसको थोड़ा जो हमने पार्ट डिवाइड किया था, डिवीजन कहीं और से करते हैं, ऐसे डिवीजन नहीं करते हैं। मान लेते हैं डिवीजन हम लोग ऐसे करते हैं, ठीक है, यहाँ तक, और एक यहाँ तक लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग को ऐड तो यही करना है H और OH, अगर हम यहाँ पर OH ऐड करेंगे तो CH3OOH, ये तो नहीं होगा। अगर यहाँ H ऐड करेंगे तो कुछ हो सकता है, कैसे, CH3OH, ये मिथेनॉल बन गया, तो यहाँ आपको OH ऐड करना होगा, तो C6H5COOH, तो ये दिक्कत हो जाएगा, यहाँ पर O सिंगल बॉन्ड O यानी स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके आप देख लीजिएगा, तो यहाँ 3 O आ जाएगा, तो ये नहीं होगा। तो अगर कोई और पार्ट में आप ब्रेक करना चाहिएगा तो फिर आप कैसे करिएगा, ठीक है। फिर अगर आप ऐसे ब्रेक करिएगा और इधर ब्रेक करिएगा तो ये देखने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, CH3COO मान लेते हैं, COO है, डबल बॉन्ड O, फिर आप यहाँ H ऐड करिएगा तो ये एसिड हो सकता है, ठीक है, अगर O इधर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ OH ऐड करिएगा, H और OH, तो यहाँ आपका फिर से क्या हो जाएगा, C6H5COOH, ठीक है, तो ये आपका सही सा लग रहा है। लेकिन अगर आप इसको देखिएगा तो ये आपका बेंजोइक एसिड हो जाएगा, अगर आप इसको देखिएगा CH3COOH, तो ये इथेनोइक एसिड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखने में तो पहले थोड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन अगर इसको हम लोग CH3COOH, अब ऐसे देखें COO, तो ये इथेनोइक एसिड हो गया, और C6H5COOH ये बेंजोइक एसिड हो गया। अगर आपको ध्यान होगा जो पहले हमने इसको तोड़ा था ऐसे यहाँ पर और फिर यहाँ पर, तो भी तो वही आया था, हमने यहाँ पर H बस पुट किया था, यहाँ OH पुट कर दिया था, तो भी आप देखिएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, बेंजोइक एसिड, और यहाँ पर इथेनोइक एसिड। अगर आप ऐसे करिएगा तो भी बेंजोइक और इथेनोइक एसिड। तो अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, आपको एक बेंजोइक एसिड मिल रहा है और एक आपको इथेनोइक एसिड मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक हमारा बेंजोइक एसिड हो जाएगा और एक हमारा इथेनोइक एसिड हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको डायरेक्ट ऐसे तोड़ सकते हैं, COO तो है ही, बस यहाँ H लगा देंगे, और यहाँ CO है तो यहाँ OH लगा देंगे, कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, क्योंकि हमें मैकेनिज्म इसका नहीं पढ़ना है, कैसे ये बना ये नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट हमें आंसर लिखना है, तो हम लोग ऐसे प्रोसीड कर सकते हैं। तो when this compound is treated with H2O, the product obtained is benzoic and ethanoic acid। लास्ट में एक लाइन रिएक्शन दिखा है, वो हम लोग PDF में देख लेंगे, डायरेक्ट रिएक्शन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स एन ऑक्साइम विद हाइड्रोक्सिल अमीन। तो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोक्सिल अमीन है, हाइड्रोक्सिल अमीन से ऑक्साइम बन रहा है, ये हमने पढ़ा था जब हम
एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे थे अमोनिया डेरिवेटिव का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, और ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। जनरली 2024 में जब हमने किया था एसर्शन रीजन या एमसीक्यू, तो वहां पर मैंने कोई रीजन नहीं लिखा था, लेकिन जब मैंने चेक किया मार्किंग स्कीम 2025 ऑफिशियल सीबीएसई का सैंपल क्वेश्चन पेपर में, तो वहां पर कुछ कुछ आपके रीजन भी लिखे हुए, चाहे वो एसर्शन रीजन के हो या फिर आपके ये 1 मार्क के क्वेश्चन हो एमसीक्यू, तो मैक्सिमम में आपको कुछ रीजंस मिल जाएंगे। तो रीजंस हमें बहुत ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पर आप देखिए, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ओके। तो जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं वो एल्डिहाइड्स होते हैं, कीटोन्स होते हैं, एसिड्स होते हैं, एसिड एनहाइड्राइड्स होते हैं, ठीक है, एसाइल क्लोराइड्स और ऐसे एसाइल हैलाइड्स होते हैं। तो बहुत सारे कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं। कार्बोनिल मतलब C डबल बॉन्ड O, लेकिन जो आपके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं वो सिर्फ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स देते हैं। तो यहाँ पर एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है, मतलब मार्किंग स्कीम में, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, अदर कार्बोनिल कंपाउंड्स डू नॉट गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इसलिए यहाँ पर जब आप ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन में एक ही है हमारे पास कीटोन, बाकी आपके पास एक एसिड एनहाइड्राइड है, एक एसिड है, एक आपका एसाइल क्लोराइड है, तो आपका ऑप्शन एसीटोन हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन है, गिव द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन पैरानाइट्रोटोलिन इन्वॉल्व व्हेन पैरानाइट्रोटोलिन अंडरगोस इटार्ड रिएक्शन। तो इटार्ड रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है, तो वहां पर हमारे पास CHO में कन्वर्जन होता है, ठीक है। तो पैरानाइट्रोटोलिन, तो टोलिन CH से कन्वर्ट हो जाएगा CHO में, उसका आपको रिएजेंट बिल्कुल ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज बेंजोइक एसिड एग्जिस्ट एज अ डाइमर इन एन अप्रोटिक सॉल्वेंट। तो अप्रोटिक सॉल्वेंट में वो डाइमर क्यों होता है, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, ठीक है। एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण अप्रोटिक सॉल्वेंट में वो हमारा डाइमर की तरह एग्जिस्ट करता है। अगर आपको याद होगा इसके क्वेश्चन सॉल्यूशंस में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वहां पर हम लोग अल्फा वेंट ऑफ फैक्टर उससे सॉल्व करते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, बेंजीन ऑन रिएक्शन विद मिथाइल क्लोराइड, ओके। यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। बेंजीन ऑन रिएक्शन विद मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 फॉर्म्स टोलिन, ठीक है। तो यहाँ पर बेंजोइक एसिड ने पहले लिखा है बेंजीन तो टोलिन बनाता है, लेकिन व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउटकम या व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटकम इफ बेंजीन इज रिप्लेस्ड बाय बेंजोइक एसिड। तो अगर बेंजीन को हम लोग बेंजोइक एसिड से रिप्लेस कर देंगे तो हमारा क्या होगा आउटकम। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे पास ये क्वेश्चन है बेंजोइक एसिड और फ्रीडल क्राफ्ट का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसका मैकेनिज्म की भी देख सकते हैं, लेकिन मैकेनिज्म हमें जानना नहीं है। दूसरी बात, ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है एसर्शन रीजन में अलग अलग। तो एसर्शन ये, रीजन ये, एसर्शन ये, रीजन ये, हमने देखा था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फिर से सैंपल क्वेश्चन पेपर में, तो एक बार आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा रीजन क्या हो जाएगा कि हमारा जो बेंजोइक एसिड है उसमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो क्या होता है, मतलब कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप होता है वो हमारा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, ठीक है। और साथ में एंड द कैटलिस्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो इसमें कैटलिस्ट यूज होता है AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, इट गेट्स बॉन्डेड टू द कार्बोक्सिल ग्रुप। तो वो कार्बोक्सिल ग्रुप से ही बॉन्ड कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो बेंजोइक एसिड होता है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, इसमें चॉइस था हमारे पास, या तो आप ये कर सकते थे 3 मार्क्स का, या ये कर सकते थे। इसमें हमारे पास है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X does not undergo aldol condensation, however X with compound Y, मतलब जब X को Y के संग रिएक्ट किया गया, रिएक्शन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस टू गिव कंपाउंड, ठीक है। तो X जो है वो अल्डोल नहीं जा रहा था, ठीक है, लेकिन जब X को Y के संग रिएक्ट किया गया इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, तो एक कंपाउंड बना। वो कंपाउंड है आपका 1,3-डाइफिनाइल प्रोप 2-in-1-on, ओके। यहां पर आप ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई X एंड Y। तो हमें X एंड Y को आइडेंटिफाई करना है और गिव वन केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन X एंड Y। मतलब X और Y का केमिकल टेस्ट कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, X Y को आइडेंटिफाई करना है और साथ में केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर आप देखिएगा थोड़ा सा, तो देखिए यहाँ पर 1 ऑन है, ठीक है। तो ये जो ऑन है वो ऑन तो एक्सट्रीम पोजीशन पे रहता नहीं है, 1 पे नहीं। आपने 2 ऑन सुना होगा, 3 ऑन सुना होगा, पर क्या कभी 1 ऑन आपने देखा है? 1 ऑन
तो यहाँ पर इस कंपाउंड को आप देख सकते हैं 1 ऑन कैसे आया, वो टर्मिनल भी नहीं गया लेकिन वो फिनाल आ गया। तो हम लोग इसको एक बार देखते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको रब कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग एक बार ब्रीफ में इसको देखेंगे, फिर हम लोग अच्छे से इसको क्या करेंगे, इसको पीडीएफ में हम लोग देखेंगे। मार्किंग स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क्स कैसे दिए जाते हैं, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हमारा प्रायोरिटी क्या है, हमें मार्क्स अगर हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे तो हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी इनको जानने का, इनको देखने का। क्योंकि अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं तो फिर आपको ऑर्गेनिक मतलब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें जो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये सब सब्जेक्ट्स आप पढ़ सकते हैं और उसमें आगे बढ़ सकते हैं अगर आप इस फील्ड को कंटिन्यू करते हैं। अगर आप नहीं भी करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो 12th का आपका बोर्ड है वो एक लाइफ के लिए भी आपका एक स्टेज है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी जितनी भी चीज़ें हम लोग थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, हर एक चीज़ आपको आगे इसको देखने का मौका मिलेगा, एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलेगा, और फिर आगे एनालिसिस है अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो अभी हम लोग सबसे पहले थ्योरी पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन है एक्स। ठीक है, तो एक्स तो अल्डोल जा नहीं रहा है, लेकिन जब एक्स को वाई के संग रिएक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, 1,3-डाइफिनाइल prop 2 in 1 on। ठीक है, तो prop 2 in, तो पहले हम लोग prop बना लेते हैं। अच्छे से मैं इसको यहाँ बना देता हूँ। ओके, ये हो गया prop 2 in, मान लेते हैं 1 और 2, तो 2 से, तो 2 in, 2 से शुरू हुआ और 1 on, डबल बॉन्ड हो। ठीक है, पर 1 में तो रहता नहीं, कोई ग्रुप तो यहाँ रहेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ फिर से 1 आया है, तो 1,3-डाइफिनाइल, तो यहाँ फिनाइल है। ठीक है, तो 1 2 3 ये आपका फिनाइल हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपका स्ट्रॉन्ग बेस था। ठीक है, और फिर हीट, तो यहाँ पर आपका H2O का लॉस हुआ। ओके, यहाँ पर H2O क्या है, एलिमिनेट हुआ है। अब हम लोग को वापस H2O ऐड करना है। अब ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें हमने H2O को कैसे ऐड किया था, अगर आपको ध्यान होगा तो उसमें हमने H2O को ऐड किया था H और OH के साथ। ठीक है, हमने कैसे H2O को ऐड किया था, H और OH। मैंने कहा था जनरली हम लोग H और OH में ही ऐड करते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में क्या होता है, या जनरली जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर एक जनरली शब्द का यूज होता है कि जनरल ऐसा होता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। हम लोग को बस H2 ऐड करना है। ये हमने ऑब्जर्व किया कि जनरली H और OH में हम लोग ऐड करते हैं, लेकिन एक तरीका और हो सकता है, आप H2 और O में ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है केमिस्ट्री में। ये सब एक्सपेरिमेंटल होता है, हम लोग एक्सपेरिमेंट देखते हैं, फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि ये कैसे हुआ होगा, इसकी थ्योरी क्या है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें ऑब्जर्वेशन करना। H2 और O भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर H2O और O ऐड होगा। जब हम इसको करते हैं तो हम लोग H2 एक जगह से रिमूव करते हैं, एक जगह से O रिमूव करते हैं, तो हम लोग ऐसे ऐड करेंगे। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ पर अगर मैं अच्छे से यहाँ लिखूँ तो ये H हो गया, वैलेंसी यहाँ 2 3 4, यहाँ पर भी H हो जाएगा और कंप्लीट। ओके, तो यहाँ पर O कहाँ ऐड करेंगे, तो जो X होगा, X के पास अल्फा H नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अगर इसमें हम लोग O ऐड करेंगे तो ये एक बन जाएगा बेंजल्डिहाइड, अल्फा H नहीं, और यहाँ पर CH3। ठीक है, क्योंकि H2 फिर यहीं आएगा, तो CH3, ये अल्फा H है, तो यहाँ पर आपका क्रॉस अल्डोल चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा X हो गया, हमारा Y हो गया। आप अपने तरीके से भी देख सकते हैं, अपने तरीके आप समझ सकते हैं, लैंग्वेज को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स बना सकते हैं अपने। तो यहाँ पर X और Y को तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। राइट द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में बस X की जगह आपको ये लिख देना है बेंजल्डिहाइड, Y की जगह आपको ये कंपाउंड लिख देना है, और उसके बाद आपको ये कंपाउंड लिख देना है जो आपका बन रहा है, ये है। आगे बढ़ते हैं। गिव वन केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन X एंड Y। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो X हमारा बेंजल्डिहाइड है और Y हमारा ये क्या है, इस कंपाउंड को अगर आप देखिए, इसको आप ध्यान रख सकते हैं, एसिटोफिनॉन है। यहाँ पर एक वर्ड भी आया है एसिटोफिनॉन, ये सब आपको रिवाइज करना होगा। ठीक है, तो बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनॉन को हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। टॉलेंस रिएजेंट से ये अल्डिहाइड हो गया, ये अल्डिहाइड नहीं है। तो बेंजल्डिहाइड अंडरगो सिल्वर मिरर टेस्ट। बेंजल्डिहाइड X था, तो आप X भी लिख सकते हैं, विद टॉलेंस रिएजेंट एंड फॉर्म सिल्वर मिरर। हाउएवर एसिटोफिनॉन, ये हमारा एल्डिहाइड नहीं है, एसिटोफिनॉन, तो एसिटोफिनॉन डज नॉट अंडरगो टॉलेंस रिएजेंट। तो जो हमारा एसिटोफिनॉन है वो टॉलेंस रिएजेंट नहीं जाता है। ठीक है, तो इसको आप लैंग्वेज में भी एक बार लिख दीजिएगा। मैंने डायरेक्ट जो मार्किंग स्कीम है, मार्किंग स्कीम का ही आंसर लिख दिया है। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ, 3 मार्क्स का था। अब हम लोग 5 मार्क्स के क्वेश्चन में चलते हैं।
तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में फिर से हमारे पास 3+2 था। जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन था वो तो हमारा अल्कोहल से था, और जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है वो चैप्टर 8 से था। उसको हम लोग देखते हैं। पहला है कन्वर्ट टॉलिन टू 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड। तो टॉलिन से हमें 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड जाना है, तो यहां चले जाते हैं। ये हमारा क्या है, टॉलिन, ठीक है, और बेंजोइक एसिड 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, ठीक है, 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड। तो पहले अगर हम लोग देखें तो यहां से हम लोग बेंजोइक एसिड COH, और ये क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग। तो यहाँ पर 3 1 2 3 3 मतलब मेटा हो गया, मेटा भी लिख सकते थे, 3 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाए, KMNO4 OH माइनस आप जा सकते हैं, ठीक है, और इसके बाद HNO3 जो नाइट्रेशन का रिएजेंट होता है H2SO4, ठीक है, तो आपका ये बन जाएगा। उसके बाद बेंजीन टू मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन, तो आपको एसिटोफिनोन पता करना होगा, ठीक है। तो आप रफ में देख सकते हैं कि क्या क्या है। एक हमारे पास बेंजीन है और यहाँ पर क्या है, मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन। तो मेटा नाइट्रो NO2 और C डबल बॉन्ड O CH3, ऐसे आप बना लीजिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन का है। तो सबसे पहले हम लोग HNO3 H2SO4 कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, NO2, और उसके बाद फ्रीडल क्राफ्ट हम लोग कर सकते हैं CH3 COCl, और हमारे पास क्या हो जाएगा, एनहाइड्रस AlCl3। तो वैसे तो अगर ऐसे करेंगे तो यहाँ पर हमारा इधर आ जाएगा NO2, और यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा, CH3 COCl, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मेटा पोजीशन है। तो एक तरीका हो गया, आप अलग तरीका भी इसको अपना सकते हैं, पर जो मार्किंग स्कीम में था मैंने वही तरीका बता दिया। तो ये हमारा पूरा हुआ। अगला हम लोग देखते हैं जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्योंकि जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है केमिस्ट्री में, वो हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस रहती है। क्वेश्चन है आउट ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। तो जो हमारे पास फॉर्मिक एसिड है और जो हमारे पास एसिटिक एसिड है, फिर से आपको नाम IUPAC नाम नहीं दिए, तो आपको ध्यान रखना है इन दोनों एसिड में से कौन सा एसिड है जो आपका HVZ रिएक्शन को फॉलो करता है। गिव अ सुटेबल रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, रीजन भी देना है, एंड राइट द केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि वहां पर अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी है। फॉर्मिक एसिड में अल्फा हाइड्रोजन होता नहीं है, एसिटिक एसिड में होता है, इसलिए एसिटिक एसिड आपका HVZ रिएक्शन करेगा, और सुटेबल रीजन हो गया, और केमिकल रिएक्शन एसिटिक एसिड का हम लोग लिख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 8 भी पूरा होता है। अब हम लोग PDF में एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज, आंसर की लैंग्वेज, और उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 9 को देखेंगे, उसी तरह 10 को देखेंगे, और अपनी केमिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 8 हमारा एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, 7 मार्क्स का इसका वेटेज है। देखते हैं। व्हेन दिस कंपाउंड इज ट्रीटेड विद H2O द प्रोडक्ट ऑब्टेन। तो हमने देखा हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग H कर देंगे, यहाँ पर OH कर देंगे। H2 और O में भी ब्रेक कर सकते हैं, जैसे हमने अल्डोल में देखा था, पर इसमें HOH में हम लोग ब्रेक करके मतलब ऐड कर सकते हैं इसको। H2 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा बेंजोइक एसिड और ये इथेनोइक एसिड। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, रिएक्शन भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स गिव एन ऑक्साइम विद हाइड्रोक्सिल अमीन। देखिए ऑक्साइम, हाइड्राजीन, हाइड्राजोन, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमारे लिए नया है, तो हमें इसे ध्यान रखना है, इसके स्ट्रक्चर्स इनको हम लोग को रिवाइज करना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स गिव एन ऑक्साइम विद हाइड्रोक्सिल अमीन। तो ये आपका हो गया। तो यहाँ पर रीजन भी दिया हुआ है, ठीक है, तो वो भी हमें ध्यान रखना है। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, अदर कार्बोनिल कंपाउंड्स डू नॉट गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो CH3 COCH3 गिव्स एन ऑक्साइम, क्योंकि यहाँ पर यही है हमारा एल्डिहाइड या कीटोन ही है, बाकी नहीं देंगे कार्बोनिल कंपाउंड। तो CH3 COCH3 गिव्स एन ऑक्साइम व्हेन ट्रीटेड विद हाइड्रोक्सिल अमीन। अगला है गिव द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व व्हेन P मतलब पैरा नाइट्रोटोलिन अंडरगोज इटार्ड रिएक्शन। तो ये आपका हो जाएगा। रिएजेंट आपको ध्यान रखना है, CHO में CH3 कन्वर्ट हो जाएगा। अगला हमारे पास है वाई डज बेंजोइक एसिड एग्जिस्ट एज अ डाइमर इन एन ऑपरेटिक सॉल्वेंट। ये सब क्वेश्चन की लैंग्वेज कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। बेंजोइक एसिड अंडरगोज एक्सटेंसिव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ डाइमर इन ऑपरेटिक सॉल्वेंट, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अगला है बेंजीन ऑन रिएक्शन विद मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 फॉर्म्स टॉलिन। ठीक है, तो ये तो आपका फ्रीडल क्राफ्ट दे देता है। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटकम इफ बेंजीन इज रिप्लेस्ड बाय बेंजोइक एसिड। तो अगर बेंजीन को आप रिप्लेस करिएगा बेंजोइक एसिड के संग, तब आपका आउटकम क्या होगा। गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। क्वेश्चन ये पहले भी इनडायरेक्टली पूछा गया असर्शन रीजन में। देखते हैं हम लोग।
बेंजोइक एसिड डज नॉट अंडरगो रिएक्शन विद CH3Cl। CHCl3 और CH3Cl इनमें थोड़ा कन्फ्यूजन कभी कभी हो जाता है, आप ध्यान रखिएगा। CH3Cl और CHCl3 आपका क्लोरोफॉर्म है, जैसे हमने आइसोसाइनाइड टेस्ट में वहाँ पर देखा था एमीन्स में, और फिर पॉलीहेलोजन कंपाउंड में भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ठीक है, उसमें जो फॉस्जीन गैस इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर CH3Cl है। बेंजोइक एसिड डज नॉट अंडरगो रिएक्शन विद CH3Cl, दैट इज फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, बिकॉज द कार्बोक्सिल ग्रुप इज डीएक्टिवेटिंग होता है -R, एंड द कैटलिस्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड जो हमारा लुइस एसिड है गेट्स बॉन्डेड टू द कार्बोक्सिल ग्रुप, वो कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ बॉन्ड हो जाते हैं। इंटरनल चॉइस था तो ये क्वेश्चन भी आप ट्राई कर सकते थे। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X डज नॉट अंडरगो अल्डोल, X नहीं जाता है। हाउएवर X विथ कंपाउंड Y इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट टू गिव द कंपाउंड ये। X और Y को आइडेंटिफाई करना है, केमिकल रिएक्शन लिखना है क्या है, और एक केमिकल टेस्ट लिखना है X और Y को डिस्टिंग्विश करने में। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर X + Y स्ट्रॉन्ग बेस तो हमारा ये बन रहा है। स्ट्रक्चर बहुत ध्यान से बनाना है। X बेंजल्डिहाइड है, ठीक है, यहाँ पर हमारा H2 और O, तो यहाँ पर O, यहाँ पर H2 यहाँ ऐड कर देंगे क्योंकि रिमूव होता है स्ट्रॉन्ग हीटिंग के बाद। तो Y हमारा एसिटोफिनॉन हो जाएगा। केमिकल रिएक्शन ये हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर डायरेक्ट क्योंकि हमारे यहाँ पर रिएक्शन है तो आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब मेजर नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है कि गिव वन केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन X एंड Y। तो यहाँ पर टॉलरेंस जो हमारा मार्किंग स्कीम में था वही मैंने लिख दिया। टॉलरेंस टेस्ट, बेंजल्डिहाइड जो हमारा X है ना, क्रॉस नहीं है, X है। बेंजल्डिहाइड अंडरगो सिल्वर मिरर टेस्ट विद टॉलरेंट रिएजेंट एंड फॉर्म सिल्वर मिरर, हाउएवर एसिटोफिनॉन Y डज नॉट रिएक्ट विद टॉलरेंट रिएजेंट, ठीक है। अब हमारे पास अगला है, ये हमारा 32 है। तो अच्छा, ये 3 मार्क्स का ऑप्शन था, ओके, इस बार 3 मार्क्स में भी ऑप्शन दिया हुआ था। अब हमारा 5 मार्क्स का है। तो इसमें 2 क्वेश्चन जो 7 मार्क्स का था वो तो हमने कर लिया पिछले चैप्टर में। अगला है कन्वर्ट टॉलिन टू 3-नाइट्रोबेंजोइक एसिड और बेंजीन टू मेटा नाइट्रो एसिटोफिनॉन। तो ये आपका बेंजोइक एसिड, उसके बाद मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, और उसके बाद यहाँ पर बेंजीन। तो पहले हम लोग नाइट्रेशन कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर हमारा -I इफेक्ट हो जाएगा, सॉरी -R, मतलब यहाँ पर ये क्या करेगा, मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो यहाँ पर हमारा फ्रीडल क्राफ्ट, आप चाहे तो पहले फ्रीडल क्राफ्ट भी कर सकते हैं। C डबल बॉन्ड O है तो वो भी आपका मेटा डायरेक्टिंग होगा, और फिर आप यहाँ पर फिर नाइट्रेशन भी कर सकते हैं। इसका जो रिएजेंट होता है HNO3 H2SO4, तो आपको जैसे चाहे आप कर सकते हैं। आप इसको एक बार देख सकते हैं। वैसे मार्किंग स्कीम में ये लिखा हुआ था तो मैंने ये लिख दिया। अगला हमारे पास है आउट ऑफ फॉर्मिक एसिड, ये और है, इंटरनल चॉइस होता है। तो आउट ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड विच वन विल गिव द HVZ रिएक्शन, गिव अ सुटेबल रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर एंड राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। देखिए 2-3 क्वेश्चन हमें ध्यान रखना है, बाकी जो 2 था वो हमने चैप्टर 7 में पूरा किया था। यहाँ देखते हैं एसिटिक एसिड क्यों जाएगा HVZ, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैव एन अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन में X आता है, H की जगह X आता है, तो अल्फा हाइड्रोजन होना ज़रूरी है, और फॉर्मिक एसिड में होता नहीं है, C डबल बॉन्ड OH, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास है नहीं। तो एसिटिक एसिड विल गिव HVZ रिएक्शन। Carboxylic acids having an alpha hydrogen are halogenated at the alpha position on treatment with chlorine or bromine in the presence of a small amount of red phosphorus to give you। तो ये लैंग्वेज लिखा हुआ था, आप चाहें तो लिख सकते हैं। मार्किंग स्कीम में इतना लैंग्वेज लिखा हुआ है, केमिकल रिएक्शन आप दे सकते हैं, मतलब देना ही आपको क्योंकि पूछा है यहाँ पर। देखिए राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। अगला हमारा चैप्टर नंबर 9 अमीन्स है। एक बार बोर्ड में हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग PDF से कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 अमीन्स। ये 6 मार्क्स का है और इसमें हमारा 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स ईच है, मतलब 2 मार्क्स, और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, मतलब पैराग्राफ बेस्ड। इसका जो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है वो एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा आप उसको देखना है, थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको समझ सकते हैं। तो हम लोग फिर से देखेंगे कि जितने क्वेश्चन आए हैं वो सब क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, डायरेक्ट तो नहीं आए हैं लेकिन उनका कॉन्सेप्ट आ चुका है। जैसे ये हमारा एमिनोलाइसिस का क्वेश्चन है और ये हमारा रिडक्शन का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया है, हम लोग उसको देखेंगे, लेकिन फिर भी हम लोग देख सकते हैं कि सारे क्वेश्चन जो हैं वो रिलेटेड है हमारे प्रीवियस कॉन्सेप्ट के साथ। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह लैंग्वेज देख लेते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो हमारा एमिनोलाइसिस से रिलेटेड है। एमिनोलाइसिस ऑफ इथाइल क्लोराइड फॉलोड बाय रिएक्शन ऑफ द अमीन सो फॉर्म विद 1 मोल ऑफ। तो यहाँ पर हो सकता है शुरू में आपको लैंग्वेज पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो, तो अगर आप उसको धीरे धीरे पढ़िएगा तो आप समझ पाइएगा। हम लोग देखते हैं एमिनोलाइसिस ऑफ इथाइल क्लोराइड। ये हमारा इथाइल क्लोराइड हो गया,
फॉलोड बाय द रिएक्शन ऑफ द अमीन सो फॉर्म। तो पहले इसमें अमीन का फॉर्मेशन होगा। अब इसमें जो अमीन का फॉर्मेशन होगा वो आप देखिएगा कि सीरीज ऑफ स्टेप होता है, हमारे पास क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट स्टेप ही रखेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास इथाइल क्लोराइड है उसका रिएक्शन जो वो NH3 के साथ मतलब एमोनोलाइसिस, तो हमारा फॉर्मेशन पहले होगा 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर क्वाटर्नरी। लेकिन यहाँ पर 1 डिग्री द रिएक्शन ऑफ द अमीन सो फॉर्म, तो यहाँ पर पहली जो हमारे पास है अमीन वही फिर रिएक्ट कर रहा है 1 मोल ऑफ CH3Cl। तो यहाँ CN और यहाँ पर एक H हटेगा, Cl हटेगा तो C आ जाएगा। तो ऐसे हमें देखना है इसको। फर्स्ट स्टेप में जो पहला बना उसी के साथ हमें 1 मोल ऑफ इसको अटैक करना है, मतलब रिएक्ट करवाना है। तो यहाँ पर हमारे पास ये 1 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री होगा। और अगर आप ऑप्शन देखिएगा तो आप देखिएगा हाइंसबर्ग रिएजेंट है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है और हाइंसबर्ग रिएजेंट, 3 ऑप्शन में। तो बेसिकली हाइंसबर्ग रिएजेंट हम समझ जाएंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का बात कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि अमीन्स का डिग्री चेंज हो रहा है 2 डिग्री। अब अगर ये 2 डिग्री अमीन है तो हम समझ जाएंगे कि हमारे पास क्या फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्ट का तो फॉर्मेशन होगा, मतलब रिएक्शन तो होगा, लेकिन रिएक्शन में जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं रहने के कारण वो हमारा बेस से रिएक्ट नहीं करेगा और वो इनसॉल्युबल इन अल्कली होगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इट गिव्स एन अमीन दैट रिएक्ट्स विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड टू फॉर्म अ प्रोडक्ट दैट इज इनसॉल्युबल इन अल्कली। तो ऑप्शन पे ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन सी था, तो आपने आंसर सही लिखा पर ऑप्शन ए लिख दिया तो गलत हो जाएगा। तो आपको दोनों का ध्यान रखना है। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है 1 मार्क का। देखिए लैंग्वेज क्वेश्चन है पर इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल पहले जैसा है, रिएक्शन का डायरेक्ट क्वेश्चन है। A student was preparing aniline in the lab. She took a compound X and reduced it in the presence of Ni as a catalyst. तो एक स्टूडेंट ने X एक कंपाउंड लिया लैब में और उसने क्या किया कि उसने रिड्यूस किया इस कंपाउंड को इन प्रेजेंस ऑफ Ni और वो एनिलीन का प्रिपेयर कर रही थी तो उसको एनिलीन मिला। तो यहाँ पर हम समझ जाएंगे नाइट्रोबेंजीन है, ओके, H2Ni। तो क्वेश्चन है व्हाट कुड बी द कंपाउंड X, नाइट्रोबेंजीन, 1 नाइट्रोहेक्सेन, बेंजोनाइट्राइल या फिर आपका लास्ट ऑप्शन है 1 हेक्सेन नाइट्राइल, तो नाइट्रोबेंजीन हो जाएगा। उसके बाद अब हमारा पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन को पहले हमें ध्यान से पढ़ना है फिर हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसका, प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। इसमें सब्स्टिट्यूएंट दिया हुआ है, आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, मतलब ग्राफ मतलब टेबल दिया हुआ है, उसको आप बस एनालाइज करिएगा। क्वेश्चन है कि यहाँ पर एनालाइज करने के बाद आपको ग्राफ बताना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो 2 कंपाउंड में अटैच हुए हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिया हुआ है, फिर आपका पीके का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको पीकेबी, ए और बी में आप ध्यान रखिएगा, पीकेबी वर्सेस सब्स्टिट्यूएंट, मतलब सब्स्टिट्यूएंट वर्सेस पीकेबी। तो सब्स्टिट्यूएंट वाई एक्सिस उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पीकेबी आपका एक्स एक्सिस में हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट वर्सेस पीकेबी, तो ये आपको बताना है, ग्राफ देना है। और आप पीके प्लस पीकेबी इज इक्वल टू 14 होता है, हमें पता है, उसका यूज कर सकते हैं। इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट एंड इट्स बेसिक स्ट्रेंथ। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बेसिक स्ट्रेंथ के बीच में क्या रिलेशन है कि नहीं है, वो भी हमें देखना है। ये 2 मार्क्स का है। अगला हमारे पास है द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट C6H5CON is 3.7। इस सब्स्टिट्यूएंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.7 है। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड पीके वैल्यू, तो आपको पीके वैल्यू बताना है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताना है, ठीक है। क्वेश्चन है द पीके वैल्यू ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट पाइपेरिडीन फॉर्म्ड विद सब्स्टिट्यूएंट X इज फाउंड टू बी 8.28। तो पीके वैल्यू दिया हुआ है, आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताना है कि पाइपेरिडीन के संग कौन सा X सब्स्टिट्यूएंट के रूप में जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर और में है, मतलब जो थर्ड पार्ट है सी, उसका एक और है, उसमें व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल पीके वैल्यू ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट प्रोपाइल अमीन। प्रोपाइल अमीन में फॉर्म विद सब्स्टिट्यूएंट X विद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0। तो पीके वैल्यू बताना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 दिया है। एक बार जब आप देखिएगा पीडीएफ में तो आपको समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 9 भी पूरा होता है। अब हमारे पास सिर्फ एक चैप्टर है, वो है चैप्टर नंबर 10 जो कि है बायोमोलिक्यूल्स। तो सबसे पहले हम लोग इसको पीडीएफ में देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बायोमोलिक्यूल्स को बोर्ड में देखेंगे, फिर पीडीएफ में देखेंगे और अपनी केमिस्ट्री पूरी करेंगे। ये हमारा चैप्टर नंबर 9 अमीन्स है, तो एक बार देख लेते हैं। अमोनोलाइसिस ऑफ इथाइल क्लोराइड फॉलोड बाय रिएक्शन ऑफ द अमीन। तो पहले अमोनोलाइसिस में 1 डिग्री बनाएंगे,
फॉलोड बाय रिएक्शन ऑफ द अमीन सो फॉर्म विद 1 मोल ऑफ मिथाइल क्लोराइड। फिर मिथाइल क्लोराइड से हम लोग रिएक्शन कराएंगे, गिव्स एन अमीन दैट, 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पर चाहें तो आप रिएक्शन दे भी सकते हैं। हमारा सी, देखिए ऑप्शन सी है तो सी लिखना है ना, अगर हम लोग बी या कुछ लिखते तो गलत हो जाएगा, तो ओवर राइटिंग हो गई, तो हमें ध्यान रखना है, कंसंट्रेशन पे काम करना है, ठीक है। समय है अभी हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं। 2 डिग्री अमीन विल बी फॉर्म्ड दैट रिएक्ट्स विद हाइंसबर्ग्स रिएजेंट टू फॉर्म अ प्रोडक्ट सॉल्युबल इन अल्कली। 2 डिग्री है हाइंसबर्ग्स टेस्ट जो इंपॉर्टेंट है। अगला है अ स्टूडेंट वॉज प्रिपेयरिंग एनिलीन इन द लैब, she took a compound X and reduced it in the presence of Ni as a catalyst. What could be the compound X? लैंग्वेज क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पहले भी बहुत बार आ चुका है, नाइट्रोबेंजीन हमारा हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अब इसको एक बार आपको देखना है, ये आपके पास है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद आपके पास ये टेबल है, फिर आपके पास यहाँ पर ये क्वेश्चन है, तो इसको एक बार देख लीजिए, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो एक ग्राफ बनाना है पी के बी, पर आप यहाँ वैल्यूज़ देखिए, पी के ए दिया है, तो पी के बी होता है 14 माइनस पी के, तो पहले आपको वो पी के बी की वैल्यूज़ निकालनी है, फिर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सब्स्टिट्यूएंट तो आपको दिया हुआ है, तो उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने डायरेक्ट ग्राफ बना दिया, तो यहाँ पर आपका ये ग्राफ हो जाए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, इज़ देयर एनी रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट एंड इट्स बेसिक स्ट्रेंथ। अब देखिए बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, पी के बी। अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ रहा है तो पी के बी बढ़ रहा है, पी के बी बढ़ता है तो बेसिक स्ट्रेंथ घटता है, पी के ए बढ़ता है तो बेसिक स्ट्रेंथ घटता है, इन्वर्स रिलेशन होता है, हमें ध्यान रखना है। तो द पी के बी इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, देयरफॉर द बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, बस इसी कॉन्सेप्ट से आगे सारे क्वेश्चंस बनेंगे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट C6H5CON इज 3.7। तो ये देखिए यहाँ पर आपका इसके बारे में बात हो रही है, और ये डैश है, तो यही क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड पीकेए वैल्यू ऑफ द कंपाउंड ये, तो इस कंपाउंड का पीकेए वैल्यू। अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर देखिए कि ये जो पीकेए वैल्यू है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो इसका जो आंसर होगा 9.28 से कम होगा, बस यही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देंगे, 9.28 से कम, तो ये तो ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 4, तो बी का 4। यहाँ देखते हैं द एक्सपेक्टेड पीकेए वैल्यू ऑफ द कंपाउंड ये इज 9.1, दैट इज 4। अगला क्वेश्चन सी है, द पीकेए वैल्यू ऑफ द सब्स्टिट्यूटेड पाइपेरिडीन फॉर्म विद सब्स्टिट्यूएंट एक्स। एक कोई सब्स्टिट्यूएंट एक्स है, उसके संग पीकेए वैल्यू कितना है, पाइपेरिडीन का 8.28, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बताना है, तो 8.28 ये पाइपेरिडीन है, 8.28 मतलब ये कहीं यहाँ आएगा, यहाँ बीच में 8.28, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो बढ़ रहा है, तो 3.12 से नहीं 8.28 सॉरी नीचे आएगा, है ना, ये हमें बहुत ध्यान रखना है, नीचे आएगा ना, क्योंकि 8.36 से भी नीचे है 8.28 ओके। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो हमारा होगा वो 3.44 से तो ज़्यादा होगा, लेकिन 3.6 से कम होगा, मतलब 3.44 से ज़्यादा, तो यहाँ देखते हैं 3.44 से ज़्यादा 3.6 से कम, ये यही हो जाएगा, ये तो 3.44 से कम है, क्योंकि 3.44 से ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ 0 आएगा, तो 3.8 तो 3.6 से भी ज़्यादा है, तो ये भी नहीं होगा, और 3.1 3.44 से भी कम है, तो ये नहीं होगा, तो 3.5 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ध्यान रखना है हमें कहाँ पोजीशन पे ये है। तो द एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एक्स इज 3.5। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, सिमिलर कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल पीकेए वैल्यू ऑफ द सब्स्टिट्यूटेड प्रोपाइल अमीन फॉर्म विद अ सब्स्टिट्यूएंट एक्स विद इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.0। तो प्रोपाइल अमीन हमारा ये रहा 3.0, तो 3.0 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा 3, तो जो हमारा पीकेए वैल्यू होगा वो अब ये डिक्रीज़ हो रहा है, तो 10.67 से कम और 10.08 से ज़्यादा, तो 10.67 तो नहीं होगा क्योंकि 67 तो इसी का है, तो इससे कम पर 10.08 से ज़्यादा, 10.08 भी नहीं, तो 10.08 से ज़्यादा, ठीक है, ये हो जाएगा सी, और 11.10 तो 10.67 से भी ज़्यादा हो गया, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एक्स इज 3.0, द मोस्ट सुटेबल पीकेए वैल्यू ऑफ द सब्स्टिट्यूटेड प्रोपाइल अमीन इज 10.15, जो हमारा आंसर है। अब हमारा लास्ट चैप्टर है चैप्टर 10 बायोमॉलिक्यूल्स। एक बार हम लोग बोर्ड में देख लेते हैं इसको, और उसके बाद पीडीएफ में कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 10 है बायोमॉलिक्यूल्स, और ये केमिस्ट्री 12 का लास्ट चैप्टर है, ऑर्गेनिक का भी लास्ट चैप्टर है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसको जल्दी से देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है। आप देखिएगा सारे क्वेश्चंस बेसिक कॉन्सेप्ट के हैं, ठीक है,
और लैंग्वेज थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब अच्छे से दिए एनसीईआरटी में, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये सब जैसे केराटिन, मायोसिन, ये सब क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने, कुछ क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने, कुछ क्वेश्चंस बेसिक्स हैं जो पहले भी आए हुए हैं। तो एक बार हम लोग इसके लैंग्वेज देख लेते हैं। तो लैंग्वेज में सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, बीटा डी ग्लूकोज मोनोसेकेराइड यूनिट है किस कंपाउंड का, या ऐसे आप समझ लीजिए कि हमारे पास जो बीटा डी ग्लूकोज है वो मोनोमर है किस पॉलीमर का। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स ओनली बीटा डी ग्लूकोज एज इट्स मोनोसेकेराइड यूनिट। तो बीटा डी ग्लूकोज मोनोसेकेराइड यूनिट किसका है, सुक्रोज, सेलुलोज, स्टार्च या माल्टोज। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ओनली लिखा हुआ है, ओनली बीटा डी ग्लूकोज है, तो वो किसका होता है, सेलुलोज का होता है। ठीक है, तो इसका हमें ध्यान रखना, मतलब एक तरह से ये मोनोमर पॉलीमर का क्वेश्चन, लेकिन डायरेक्ट नहीं है। तो आपको ये देखना है सुक्रोज, माल्टोज ये सब किससे बने हैं, और यहाँ पर सेलुलोज जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बीटा डी ग्लूकोज। ओके, तो इसका आप चार्ट बना सकते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है। ग्लूकोज डज नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विद NaHSO3। तो द एडिशन ऑफ NaHSO3 टू ग्लूकोज या ग्लूकोज का रिएक्शन, तो ये NaHSO3 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर ग्लूकोज जो है वो ये एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करता है, ये एसर्शन दिया हुआ है। रीजन क्या दिया हुआ है, ग्लूकोज एग्जिस्ट इन अ 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर कॉल्ड पायरानस स्ट्रक्चर। अगर आप चैप्टर 8 देखिएगा एल्डिहाइड व एनसीईआरटी में देखिएगा तो एडिशन प्रोडक्ट ये हमारा दिया हुआ है, तो वहां से आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि यहाँ पर ग्लूकोज जो है उसमें जो एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है वो फ्री नहीं होता है। ठीक है, इसी कारण क्या करता है, वो एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करता है, क्योंकि जो ग्लूकोज है वो पायरानोस स्ट्रक्चर में रहता है और वहां पर एल्डिहाइडिक ग्रुप आपका फ्री नहीं होता है। तो यहाँ देखिए, पहले तो 2024 में मैंने क्या किया था, डायरेक्ट आंसर लिख दिया था, क्योंकि इसके फिक्स्ड ऑप्शंस होते हैं ABCD। पर मार्किंग स्कीम में जब मैंने देखा तो यहाँ पर आपके कुछ रीजंस भी दिए हुए हैं, तो यहाँ पर एक बार हम लोग रीजन देख लेते हैं। रीजन है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अ फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप। तो फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप के एब्सेंस में ग्लूकोज डज नॉट गिव अ रिएक्शन विद NaHSO3, तो वो रिएक्शन नहीं देता है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास हाइड्रोक्सिल अमीन से रिलेटेड है और ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन 1 मार्क के, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के, क्योंकि अभी हमारी प्रायोरिटी है कैसे हम इसको लिख सकते हैं, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ताकि आगे कंटिन्यू करने में हमें आसानी हो। अगला क्वेश्चन है, द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इन ग्लूकोज इज कंफर्म बाय इट्स रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमीन। ठीक है, तो जो कार्बोनिल ग्रुप होता है ग्लूकोज में, उसमें मतलब जो ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप होता है, अलग अलग ग्रुप्स को कैसे पता लगाया गया, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन PYQs में दिए हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में अच्छे से मेंशन किया हुआ है। तो आपको रीडिंग और रिवीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें बाकी चैप्टर्स भी करने हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन रिवीजन के कारण हम लोग भूल सकते हैं, इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें और भी सब्जेक्ट्स करने हैं, इसके भी अलग अलग चैप्टर्स करने हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास टाइम मैनेजमेंट। लगभग 1 महीना हमारे पास और है, तो हमें अच्छे से टाइम मैनेज करना है, रिविजन करना है। ओके, क्वेश्चन है, द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इन ग्लूकोज इज कंफर्म बाय इट्स रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमीन। तो हाइड्रोक्सिल अमीन कंफर्म करता है कार्बोनिल ग्रुप का। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट इन द ग्लूकोज एंड इट्स पोजीशन, किस पोजीशन में है। गिव अ केमिकल रिएक्शन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, तो हमें केमिकल रिएक्शन भी लिखना है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमें पता है हाइड्रोक्सिल अमीन, इसमें C1 पोजीशन। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं C1 एटम या फिर C1 पोजीशन, और यहाँ पर जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो हमारा क्या होता है, एल्डिहाइड। हाइड्रोक्सिल अमीन एल्डिहाइड ग्रुप शो करता है C1 पोजीशन पे। ठीक है, यहाँ पर आप रिएक्शन लिख सकते हैं। एनसीईआरटी में जो रिएक्शन है वो पैराग्राफ में दिया हुआ है। ठीक है, जैसे पैराग्राफ में लिखा है कि अगर आप 6 कार्बन, मतलब जो हमारे पास ग्लूकोज है उसको आप ऑक्सीडाइज करिएगा तो आपका ग्लूकोनिक एसिड बनेगा Br2 वाटर। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, पर इसको यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर लैंग्वेज चेंज है क्वेश्चन का, पर ये सेम क्वेश्चन है जो पहले आया हुआ है, और यहाँ पर मार्किंग स्कीम में कोई आपका स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, मतलब ऐसे फिगर, मतलब जो उसका स्ट्रक्चर होता है हम देखते हैं वैसे नहीं दिया, आपका पैराग्राफ में ये रिएक्शन लिखा है। तो अगर आप चाहें तो वो रिएक्शन पूरा लिख सकते हैं सिंबल्स के साथ भी। ठीक है, तो यहाँ पर ग्लूकोज गेट्स ऑक्सीडाइज टू 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्लूकोनिक एसिड विथ COOH ग्रुप एट C1 एटम। तो C1 एटम पे ऑक्सीडाइज हुआ है, मतलब C1 एटम पे आपका एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, ऑन रिएक्शन विद अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर, दिस इंडिकेट्स दैट द कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट एज एन एल्डिहाइडिक ग्रुप।
ठीक है, एट C1 पोजीशन, ठीक है। वो क्या है, आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो CHO को COH में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन है हमारे पास। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं लेकिन फिर भी कम पूछे गए, ठीक है। यहाँ पर हमें फॉर्मेशन करके दिखाना है, ठीक है। जनरली आपका डेफिनेशन या फिर आइडेंटिफिकेशन पूछा जाता है, पर यहाँ पर आपको फॉर्मेशन भी करके दिखाना है, मतलब फॉर्मेशन करके दिखाना है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द पॉसिबल डाइपेप्टाइड्स, ठीक है। जो हमारा डाइपेप्टाइड इसमें बनेगा, फॉर्म्ड when the following two amino acids form a peptide bond। तो जब ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे तो डाइपेप्टाइड का फॉर्मेशन होगा, और सारे पॉसिबल डाइपेप्टाइड हमें बताने हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग एक बार देखते हैं। तो डाइपेप्टाइड, तो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, पेप्टाइड लिंकेज बनेगा। अब पेप्टाइड लिंकेज होता क्या है, तो पेप्टाइड लिंकेज होता है CONH, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो पहले हम लोग क्या करते हैं, अच्छा पहले हम लोग देखें तो हम लोग CONH, ठीक है। तो ये COOH ग्रुप होगा, तो यहां से OH हटेगा, NH2 से H हटेगा, ठीक है। अब दोनों के पास COOH ग्रुप भी है और आपका NH2 ग्रुप भी है, तो एक बार इसका हम लोग OH ग्रुप, COOH ग्रुप, और इसका NH, और एक बार इसका NH2 और इसका COOH, बस हम यही करना है। तो दो पॉसिबल हो जाएगा, पॉसिबिलिटीज। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ऐसे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से यहां डायरेक्ट स्ट्रक्चर लिख देता हूं, ठीक है। और ये NH2, ओके, और इसके बाद ग्लाइसिन, तो इसका OH प्लस, और यहां पर NH2, तो यहां पर मैं लिख देता हूं H2N, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर एक H नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। तो H2O ऐसे हो जाएगा, और यहां पर आपका COOH, ओके। तो इसका फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, CONH, COH, और यहां पर आपका NH2। तो ये आपका फॉर्मेशन हो गया। ये आपका क्या है, एलेनिन है, ठीक है, एलेनिन हो गया। COH CH, मतलब ये CH3 जुड़ता है, और यहाँ पर H जुड़ता है ग्लाइसिन, है ना, यहाँ पर CH3, यहाँ पर H, ओके। तो आपका एक फॉर्मेशन तो ये हो गया। अब एक फॉर्मेशन और आप देख सकते हैं ना, इसको आप भी एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, कुछ आपसे छूटे ना, और वैलेंसी आप पूरी कर सकते हैं कार्बन से, सॉरी हाइड्रोजन से, है ना। तो यहाँ पर अपन देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए NH2, इस बार इसका NH2 लेना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया NH2, और यहाँ पर हो गया COH, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर प्लस, अब यहाँ पर COH यहाँ ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा H लिख देते हैं पहले, HOOC, COH कार्बन, यहाँ पर NH2, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, तो देख लेते हैं, COH कार्बन NH2, यहाँ पर H होगा तो इसको छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखिए H, और यहाँ पर OH। अब इसका H2 और H2 नहीं, H होगा ना इसका, तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर H, तो इसका H और इसका OH, तो यहाँ पर COH, और यहाँ पर NH हो गया, यहाँ पर आपका CO हो गया, CNH2। तो मैंने ऐसे बता दिया, आप इसको अच्छे से खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, और क्या क्या आपको करना है वो आप देख सकते हैं। मतलब दो पॉसिबिलिटीज होगी, पेप्टाइड लिंकेज फॉर्म होता है एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल, एक का अमीनो ग्रुप, ठीक है, पर होता दोनों के पास दोनों है, ठीक है। तो इसका कार्बोक्सिल अमीनो, अब इसका अमीनो कार्बोक्सिल, ठीक है। तो आपका दो पॉसिबिलिटीज हो जाएगा, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद और क्या क्वेश्चन था, इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, मतलब ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स का था, ये 1 मार्क का है। इसमें क्या है कि केराटिन, इंसुलिन एंड मायोसिन, अच्छा यहाँ पर इंसुलिन भी था, केराटिन, इंसुलिन एंड मायोसिन आर अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी, आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ प्रोटीन इज केराटिन एंड इंसुलिन। तो यहाँ पर मायोसिन नहीं, इंसुलिन है, ठीक है। तो केराटिन और इंसुलिन, इनके बारे में पूछा गया है, आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ प्रोटीन इज केराटिन एंड इंसुलिन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन देम बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस में हमें डिफरेंशिएट भी करना है। तो यहाँ पर जो हमारे पास केराटिन है, तो केराटिन आपका क्या होता है, तो ये आपका फाइब्रस प्रोटीन होता है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जनरली इंसॉल्युबल होते हैं, और आपका जो इंसुलिन है वो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर अलग होता है, साथ में वो जनरली सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग देख सकते हैं। अब जो आपका मार्किंग स्कीम है उसमें कोई टेबल नहीं बनाया गया, उसमें डायरेक्ट पैराग्राफ में लिखा है केराटिन फाइब्रस प्रोटीन, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर एंड जनरली इंसॉल्युबल
और नंबर 2 में लिखा हुआ है इंसुलिन ग्लोबुलर प्रोटीन, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो लिखा हुआ है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। दिस स्ट्रक्चर रिजल्ट्स व्हेन द चेन्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स कॉइल अराउंड टू गिव अ स्फेरिकल शेप एंड यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर। तो यहाँ पर हमारा जो इंसुलिन है वो ग्लोबुलर प्रोटीन है, इसका स्ट्रक्चर होता है जब चेन्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स कॉइल अराउंड टू गिव अ स्फेरिकल शेप, और ये यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर होता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पूरा हुआ और इसी के साथ हमने 2025 के सैंपल क्वेश्चन पेपर पूरे किए। अब एक तरह से हमने प्रीवियस ईयर्स कर लिया था 2023 तक, फिर 2024 किया, 2025 किया, तो एक तरह से सब हमने कर लिया है। लेकिन फिर भी हम लोग देखेंगे अब बीच बीच में, अब एक तरह से हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको नोट्स रिवाइज करने हैं और आप करते रहिएगा उसको, अलग अलग जगह से आप पढ़िएगा, कॉन्सेप्ट लीजिएगा और अपने नोट्स को मॉडिफाई करिएगा कैसे आपको लिखना है। ठीक है, प्रायोरिटी रखिएगा बोर्ड पे आप कैसे लिख सकते हैं, अच्छे मार्क्स आए हमारे। ठीक है, और धीरे धीरे आप इसको रिवाइज जरूर करिएगा। कुछ कुछ छोटी छोटी गलतियां जैसे ओवर राइटिंग, कुछ मिस कर गए, कंसंट्रेशन लूज हुआ तो कट हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, कुछ क्वेश्चन में था तो थोड़ा पार्ट बना लिया, लास्ट का पार्ट भूल गया। ठीक है, ये सब कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको फोकस करनी है इसमें। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग ये क्लास पूरी करते हैं। आप सबको ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए। केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, बायो सब में आप अच्छे से मार्क्स लाइएगा और भी आपके जो सब्जेक्ट्स है उसमें अच्छे मार्क्स लाइएगा। ठीक है, और अब हम लोग क्या करेंगे, अब बीच बीच में मैं कुछ टॉपिक्स, कुछ चैप्टर्स के टॉपिक्स, उसमें क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, वो सब अब हम लोग डिस्कस करेंगे। एक तरह से कंप्लीट हो चुका है, तो इसी के साथ हमारा क्लास 12 पूरा हुआ। अब हम लोग अगली वीडियो में कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। ठीक है, मतलब इधर उधर से कुछ कॉन्सेप्ट्स, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और क्लास 11th में मैं कोशिश करूंगा चैप्टर 1 से शुरू करूं। तो अभी आप बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। तो अब कुछ वीडियोस में अब मैं क्लास 11th भी पढ़ाना शुरू करूंगा कुछ कुछ, और 12th में बीच बीच में ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में करता रहूँगा। ठीक है, बोर्ड के लिए एक बार फिर आप सभी को ऑल द बेस्ट अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। और अब हम लोग एक बार PDF में देख लेते हैं और हम लोग केमिस्ट्री कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारा आखिरी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 बायोमोलिक्यूल्स, 7 मार्क्स का है और इसको हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स ओनली बीटा डी ग्लूकोज एज इट्स मोनोसेक्राइड यूनिट, तो हमारा सेलुलोज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज डज नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विद NaHSO3, ये सही है क्योंकि यहाँ पर फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप हमारे पास नहीं होता है। यहाँ पर रीज़न की बात करें तो ग्लूकोज एग्जिस्ट इन अ 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर कॉल्ड पायरानोस स्ट्रक्चर, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बोथ A एंड R आर ट्रू बट R इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ठीक है, और यहाँ पर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अ फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप ग्लूकोज डज नॉट गिव अ रिएक्शन विद NaHSO3, तो आप इसको लिख सकते हैं, मार्किंग स्कीम में ये रीज़न भी लिखा हुआ था। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इन ग्लूकोज इज कन्फर्म बाय इट्स रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमीन। Identify the type of carbonyl group present in glucose and its position. Give a chemical reaction in support of your answer. तो यहाँ देखते हैं, the carbonyl group present in glucose is aldehyde and at C1 position या C1 atom। ठीक है, एक कोई आप लिख सकते हैं। Glucose gets oxidized to 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्लूकोनिक एसिड, और एक COS दोनों में भी होता है पर यहाँ पर एक ही है, तो ग्लूकोनिक एसिड एट C1 एटम ऑन रिएक्शन विद, यहाँ पर माइल्ड है, कॉन्क HNO3 में दोनों हो जाते हैं। तो ये सब आपको रिवाइज करना है, बस आप देखिएगा तो आप कनेक्ट कर पाइएगा। ब्रीफ में हमें देखना है, विद अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर, दिस इंडिकेट्स दैट द कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट एज एन एल्डिहाइडिक ग्रुप। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द पॉसिबल डाईपेप्टाइड्स फॉर्म व्हेन द फॉलोइंग 2 अमीनो एसिड्स फॉर्म अ पेप्टाइड बॉन्ड, तो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा CONH। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं, एलेनिन, ग्लाइसिन, तो यहाँ पर ये हमारा फॉर्मेशन हो गया, 1 मार्क्स का है, तो आप इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इसी का पार्ट भी, केराटिन, इंसुलिन एंड मायोसिन आर अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ प्रोटीन इज केराटिन एंड इंसुलिन एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन देम बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर NCERT में ऐसे ही लिखा, मतलब सॉरी मार्किंग स्कीम में ऐसे ही लिखा गया है कि केराटिन क्या है, फाइब्रस प्रोटीन, और उसका फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है। सच प्रोटीन्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर। और सेकेंड में लिखा है, इंसुलिन इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन, दिस स्ट्रक्चर रिजल्ट्स व्हेन द चेन्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स कॉइल अराउंड टू गिव अ स्फेरिकल शेप, दे आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर। तो इसी के साथ हमारा क्लास 12 पूरा होता है।
ठीक है। अब आप इसको अच्छे से रिवाइज़ करिएगा, अलग अलग जगह से आप इंफॉर्मेशन लेते रहिएगा, अलग अलग जगह से आप पढ़िएगा और अपने टेक्निक्स खुद डिसाइड करिएगा, ठीक है। इंडिविजुअल होता है तो आपको कैसे सूटेबल है, अपनी गलतियाँ देखिएगा और धीरे धीरे आगे बढ़िएगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम्स के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जनरल लेकर, अगर हो सकता है आप आगे साइंस को परस्यू ना करें कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी अगर आप इसको परस्यू करते हैं और आप जानना चाहते हैं तो ये सब अभी जो बेसिक्स है वो इम्पॉर्टेंट है। इसी को आगे और आपको एलेबोरेट और डेप्थ में बताया जाएगा। लेकिन अगर आप अपना प्रोफेशन चेंज करते हैं, कोई और भी जाते हैं, तो भी 12th जो मार्क्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल हमारी लाइफ में जो 12th 10th होते हैं ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो एक महीना आप बिल्कुल रिवाइज़ करिए, मेहनत करिए, ठीक है। और धीरे धीरे आगे बढ़िएगा, जितना हो सके मोटिवेट रहने का कोशिश करिएगा, होप लूज़ नहीं करिएगा, कभी हार नहीं मानिएगा और धीरे धीरे जीवन में आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्लास 12 पूरा हुआ और आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम्स दीजिएगा। और इसके बाद फिर बीच बीच में मैं कोशिश करूँगा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आऊँ, उसको हम लोग एक बार रिवाइज़ करेंगे। आप भी रिवाइज़ करिएगा और नोट्स ज़रूर अपने बनाइएगा और अपने नोट्स को रिवाइज़ करिएगा सबसे पहले, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा केमिस्ट्री 12 पूरा हुआ और मैं बीच बीच में कुछ वीडियोस लाऊंगा और मैं कोशिश करूँगा क्लास 11th भी मैं शुरू करूँ और धीरे धीरे केमिस्ट्री में हम आगे बढ़ेंगे।